अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। जब जुम्मा आता है तो हम जुम्मा मुबारक तो कहते हैं, साथ एक और खुशी होती है। वीकेंड की खुशी उनको होती है जिनको वीकेंड मिल रहा होता है। वीकेंड मुबारक इनको नहीं मिल रहा होता, जो काम करते हैं वीकेंड में। उनके बारे में क्या ख्याल है? जी जी, हम लोग खैर, प्रोग्राम का आगाज करेंगे और टॉप स्टोरीज आपको बताएंगे। अच्छी खबर है, चीन से कोरोना वैक्सीन लाने के लिए कौमी एयरलाइन का तैयारा आज बीजिंग रवाना होगा और वैक्सीन कल तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। एयरपोर्ट से ही मुख्तलिफ अस्पतालों को रवाना कर दी जाएगी वैक्सीन। और कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सिपाही, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को पहली तरजीह में शामिल किया गया है। जो अव्वलीन तरजीहात है वो इन लोगों को दी गई है और ये एक तरह से कौमी हीरोज हैं हमारे। बिल्कुल, और अगर बहुत काम किया है इस कोविड-19 अगर वही जैसे हम ये कहते हैं फ्रंट लाइन सिपाही हैं हमारे तो फिर गलत नहीं होगा। और सीनियर सिटीजन्स भी शामिल हैं। अच्छा, पहले डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, नेक्स्ट सीनियर सिटीजन 65 इयर्स जिनकी एज ज़्यादा है, उसके बाद 60 प्लस। तो इस तरह के जो है उन्होंने प्लान जो है वो सामने लेकर आए हैं कि इस तरीके से ये वैक्सीन लगनी है। बट दिस वीकेंड इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान कि एटलीस्ट वैक्सीन अब पाकिस्तान में आ रही है, क्योंकि कब से हम इंतज़ार करते हैं। ये वो वैक्सीन है जो कि गिफ्ट की सूरत में चाइना दे रहा है पाकिस्तान को। ये चाइना और हम जो कहते हैं ना पाक चीन दोस्ती, ये भी एक मिसाल कायम की है चाइना ने कि जो पाकिस्तान चाइना से इतनी मोहब्बत करता है, इतना लगाव रखता है, ये उसकी एक मिसाल। और जो बाकी मुल्कों में चाइना ने पहले दिया उसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत दोस्त है ना, बहुत दोस्त है। और फिर इसकी कोई वजह भी हो सकती है, लेकिन हाँ, एज गिफ्ट तो पाकिस्तान को मिल रही है। एक तो हमसाये होने का हक अदा किया है, ठीक है। फिर दूसरा उसने दोस्ती का हक अदा किया। और जो आप कह रहे हैं बहुत सारे मुल्कों को उसने सेल किया है। सेल किया है, पाकिस्तान को उसने गिफ्ट किया, एज अ गिफ्ट। जबरदस्त, ये दोस्ती है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और दोस्ती बढ़ाओ और वैक्सीन मंगवाओ और लगाते जाओ। अच्छा जी, चूंकि ज़ाहिर 2021 में वैक्सीन लगनी है। अच्छा, इससे मुताल्लिक सलीम मानवीवाला साहब ने भी कहा है कि वो चाह रहे हैं कि वैक्सीन की डोजेज मिलें ताकि जो सेनेट का स्टाफ है उसको भी लगाया जा सके। ज़ाहिर हर किसी की कोशिश है कि वो वैक्सीन जो जल्द से जल्द पाकिस्तान में सबको मैसर हो। और वही बात है जैसे कि आप भी कह रहे हैं, लेकिन फ्रंट लाइन जो हमारे हीरोज़ हैं उनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, ज़रा कराची का रुख कर लेते हैं। और कराची का इलाका है कस्बा कॉलोनी, लेकिन इससे पहले जो है हम दोबारा से एक बात कर लेते हैं कोरोना की वैक्सीन से मुताल्लिक, क्योंकि मैं एक बात कर रहा था कि सलीम मानवीवाला ने जिस तरह से कहा कि वो वैक्सीन की डोजेज मंगवाना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो सारे स्टाफ है, यानी पॉलिटिशियंस एंड देन स्टाफ ऑफ सेनेट, उनको लगे। तो क्वेश्चन इज कि दुनिया भर में क्या हो रहा है कि जो वैक्सीन बना भी रहे हैं वो भी सबसे पहले वैक्सीन किसको लगा रहे हैं? डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और वल्नरेबल पॉपुलेशन को। वो अपने बुजुर्गों का ख्याल करें, उनको वैक्सीन लग रहे हैं। हाँ, कुछ बुजुर्ग तो हैं हमारे पास भी सियासत में, चलो ठीक है, उनको तो लगनी चाहिए, बट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द पैरामेडिकल स्टाफ एंड सीनियर सिटीजन। उसके बाद बाकी सबको लगनी चाहिए। तो प्रायोरिटीज़ की बात है जनाब। ऐसा ना हो कि वैक्सीन जो है ये भी अपनों को लगा दी जाए। तो इसका जो एक पूरा मैकेनिज्म है वो सबके सामने होना चाहिए। अच्छा, जो बात थी कि 1166 पर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है, तो मैंने रात में अपने पेरेंट्स के लिए वहाँ पर मैसेज किया, तो आगे से मुझे रिस्पॉन्स मिला कि अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। तो आई वॉज लाइक थिंकिंग कि हो क्या रहा है। हाँ, मुझे रिप्लाई यही आया था महक। तो ये आप पता करते शायद हेल्पलाइन पे कॉल करके। देखिए, जो एक तरीकेकार उन्होंने बताया कि आपने इस नंबर पे मैसेज करना है, आईडी कार्ड नंबर। तो मैंने उसी नंबर पे मैसेज किया। ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स की एज है तो मैंने सोचा कि मैं मैसेज करता हूँ, लेकिन उनका रिप्लाई था जी वैक्सीनेशन के लिए इंदराज का आगाज़ अभी नहीं किया गया है। अच्छा, तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमने जो है हेल्पलाइन, आप इस पर कॉल कर लें और आप इस पर आके रजिस्ट्रेशन करा लें? एटलीस्ट आवाम जो है वो वाकई बहुत देर से इंतजार कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक वो तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता, इवन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ शुरू की गई, उन्होंने अपनी वैक्सीन तैयार की है। तो मेरे ख्याल से कि इस चीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, यही बेहतर है कि अगर एक मुल्क खैर सगाली के तौर पे आपको वैक्सीन दे रहा है तो उसकी मैनेजमेंट अच्छी होना, इवन आफ्टर दैट जब आप बाय भी करें तब भी। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ जाए। अच्छा जी, कराची का इलाका है कस्बा कॉलोनी, जहाँ पर फिल्मी सीन देखने में आया। डाकू लूटने आए तो बहादुर ताजिर ने मौका मिलते ही पिस्तौल उठाकर फायर कर दिया। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। खुदा ना खासा कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आपके हाथ पांव फूल जाते हैं अगर? अच्छा, बिल्कुल हाथ पांव फूल जाते हैं। जो नर्व्स पे काबू रखता है वो जरूर रिस्पॉन्ड करता है, वो बिल्कुल करता है। थोड़ा सा खतरा जरूर इस पे मौजूद होता है, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त जो बेहतर लगता है फिर इंसान वही करता है। इस केस में भी यही हुआ कि डाकू ने भी खैर हिम्मत थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की, उसने भी फायर किया और उस फायर की वजह से, अब आई डोंट नो, उस फायर की वजह से जो ताजिर ने फायर किया उसकी वजह से एक डाकू मारा गया, दूसरा फरार हो गया। ताजिर जो है वो जख्मी हुए हैं। तो इससे मुतालिक ये अपडेट्स सामने आई हैं। चलें जी, एक और मामला भी है, वो भी कोविड से जुड़ा हुआ है। वो मामला यह है जिस तरह कोविड ने दुनिया भर में इंडस्ट्रीज़ को मुतासर किया,
पाकिस्तान में भी किसी हद तक इसने मुतासर किया, लेकिन एक इंडस्ट्री है जो ज़्यादा मुतासर हुई है, एंड दैट इज़ आवर फैशन इंडस्ट्री। मलबूसात की ख़रीदारी कम हुई है और ये बताया गया है कि तकरीबन 30% जो डिज़ाइनर्स हैं वो अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हुए हैं। जो मौजूद हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, वो स्टिल वेट कर रहे हैं कि अच्छा वक्त आएगा। वो कहते हैं घबराना हमने नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फैशन इंडस्ट्री की जब बात होती है तो खवातीन के दिल वैसे ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, हालांकि खवातीन ने शॉपिंग की है, लॉकडाउन में भी ऑनलाइन शॉपिंग करती रही, लॉकडाउन में भी ऑनलाइन शॉपिंग करती रही। ऑनलाइन जब शॉपिंग की बात है तो मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, इतने गलत कपड़े आते हैं। पैसे जाते रहे ऑनलाइन और कपड़े बहुत खराब आते हैं। लेकिन सीखा आपने फिर भी मंगवाते हैं। ये मुझे औरतों की बात समझ नहीं आती है। अच्छा, मतलब अगर नहीं सही चीज मिल रही तो भैया छोड़ दो ऑनलाइन मंगवाना। देखिए मेरी बात सुने, खवातीन का मुझे लगता है कि मुझ समेत बहुत सारी खवातीन ये सोचते हैं कि हर रोज नया जोड़ा, इसका मजा अलग है, इसकी बात अलग है। आप तो माशाल्लाह करती हैं, आप क्या पुराना रिपीट करें। मतलब बहुत सारी खवातीन होती हैं, ठीक है, उन्हें कपड़ों से प्यार होता है या कुछ बजट इशू होता है कि आप एक जोड़ा 3-3, 4-4 दफा भी पहन लेते, लेकिन कुछ खवातीन शायद जैसी ऐसी होती है जो कहती है यार डेली नया जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह आपको और दे, हमारी दुआएं हैं जी आपके साथ, अल्लाह आपको बहुत दे। बढ़ते हैं आगे अपने पहले टॉपिक की तरफ। और वो टॉपिक, अगर आपसे मैं सवाल करूं कि आपके ख्याल में आज नया दिन का पहला टॉपिक क्या होगा, तो आप भी सोचते होंगे कि क्योंकि नया दिन मामला उठाता है महंगाई का, तो बिल्कुल एक बड़ा मसला है इस वक्त। सबसे बड़ा मसला ज़रूर है हुकूमत के लिए भी, बट स्टिल हम आज महंगाई की बात नहीं करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बात करूंगा कराची के एक बड़े मसले के पानी का मसला, तो मैं आज उसकी बात भी नहीं करूंगा। मैं उस मसले की बात करूंगा जिसमें हमने देखा कि माजी की हुकूमतें वाकई जिम्मेदार रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिजली से मुताल्लिक कि बिजली बनाई तो गई, बिजली महंगी भी हुई, लेकिन फिर भी होती है लोड शेडिंग। क्योंकि जब बिजली बन रही थी, मुझे याद है बैक इन 2012 एंड 13 जब मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, तो मुझे उस वक्त ये खबरें सुनने को मिलती थी कि बिजली तो बन रही है, लेकिन आज से चंद साल बाद हम ये खबरें पढ़ रहे होंगे कि बिजली तो पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस पर काम नहीं। और आज वो दिन है कि हम वाकई वो बैठ के बात कर रहे हैं कि वी हैव दिस इलेक्ट्रिसिटी विद अस, बट हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस ही नहीं है। हमारा जो तरसीलाती निज़ाम है उस पर हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। दैट इज़ द रीज़न कि लोड शेडिंग होती है। दैट इज़ द रीज़न कि हमारा ये मसला अभी तक मौजूद है। बिल्कुल, और ये एक मसला है जिससे हर एक पाकिस्तानी मुतासिर होता है। और हालिया एक रिपोर्ट भी ये बता रही है कि पाकिस्तान के पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनाने की सलाहियत है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, ज़रा आगे बढ़ जाते हैं। और जनाब, जब हम बिजली की बात करते हैं ना, तो एक सेकंड के लिए दिल बंद हो जाता है कि बढ़ तो नहीं, महंगी तो नहीं होगी, इसलिए हमने थोड़ा ब्रेक लिया और हमने कहा आपको थोड़ा और इंतजार कराते हैं। और पेशावर की गलियों में चार्ली चैपलिन की एंट्री हो गई है। वैसे आपको ये किरदार पसंद है? मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये किरदार। बचपन से देखते आ रहे हैं? बचपन से देखते हैं। कब से? मतलब कब? जब मैं छोटा था। मतलब अभी आप देखना चाहती हैं? हाँ, आप मिलना चाहती हैं? पाकिस्तानी। मैंने तो मुलाकात की है। अच्छा। बड़े जबरदस्त मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो आपको मिलवा पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन से। एक मुश्किल काम है, और वो मुश्किल काम ये होता है किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना जो किसी टेंशन में हो, जो परेशान हो, ज़हनी उलझन का शिकार हो, किसी ऐसे माहौल में हो, स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, लेकिन जो चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरता है वो नाम भी बनाता है। जैसे कि एक नाम किसने बनाया, इस म्यूजिक से आप समझ गए होंगे। बात मैं कर रहा हूँ चार्ली चैपलिन की, जिसने मुस्कुराहटें बांटी, बिखेरी चेहरों पर। आज आपकी क्यों ना मुलाकात कराई जाए चार्ली चैपलिन से। जी हाँ, पाकिस्तान में हमारे पास है चार्ली चैपलिन, हमारा अपना चार्ली चैपलिन। लेकिन इंट्रोड्यूस तो मैंने करा दिया, गया किधर, गायब हो गया। अभी तो था इधर ही। चार्ली ओके, जरा मुखड़ा तो दिखाओ, सामने तो आओ। चार्ली आ चुका है सामने। उस्मान खान फ्रॉम पेशावर। चार्ली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल शुक्रिया अल्लाह की। क्या जबरदस्त एंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। चार्ली, मुझे ये बताएं, आपने ये क्यों सोचा कि आपने एज चार्ली चैपलिन एक्ट करना है और लोगों को हंसने पर मजबूर करना है, इस तरह मुस्कुराहटें बांटनी है आपने? बिल्कुल, ये ऐसा है कि मैं कोरोना का हालात मैंने देखा, बहुत सख्त हालात था, लोग डबल माइंड हो चुके थे। तकरीबन 6 माह से मैंने ये फिर शुरू किया। आप किसी बस पे चले जाते हैं, आप मेट्रो पे चले जाते हैं, आप किसी स्कूल कॉलेज का रुख करते हैं, मार्केट का रुख करते हैं, क्या करते हैं? जी, हम तो मोटरसाइकिल पे जाते हैं। हमारे पास गाड़ी तो नहीं, मोटरसाइकिल पर जाते हैं
तो कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, जो अच्छी अच्छी जगह होते हैं, खूबसूरत जगह होते हैं, जहाँ का लोग भी बहुत प्यारा होते हैं, वहाँ पर जब हम वीडियोस बनाते तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो हमें कहते हैं कि भाई आप यहाँ से जाएं, तो हम फिर किसी और पार्क की तरफ आते। जब वहाँ वीडियो बनाते तो वहाँ भी हुकूमत के अपने वो सिक्योरिटी रखे होते, वो भी हमें बाहर निकाल देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो मैं फुटपाथ पे बना देता हूँ, कुछ खेतों पे बना देता हूँ बस। और हमारे पास ऐसा कोई सहूलत नहीं है। हम हुकूमत से ये सपोर्ट करेंगे कि वो हमें सपोर्ट करे। अच्छा, यानी चार्ली ऐसा बहुत बार हुआ कि आप कहीं पर गए और आपको वीडियो बनाने नहीं दी गई? चार्ली से इतना डरते हैं ये? बिल्कुल बनाने देते, पता नहीं ऐसा क्या बात है। अगर ये मेरे साथ सपोर्ट है, जैसे हम आवाम का मेरे साथ सपोर्ट है ना, आवाम मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है। चार्ली, ऐसा कितनी बार हुआ आप कहीं गए हो और आपकी बॉडी सर्च की गई हो, आपको रोका गया हो कि नहीं भाई नहीं जाना आगे, नहीं जाना अंदर? बिल्कुल, कई बार हो चुके हैं ऐसे मेरे साथ। ओके, अच्छा, ये मूंछें असली हैं चार्ली? ये मुझे तो फिलहाल सपोर्ट मिलेंगे तो इंशाल्लाह मुझे ओरिजिनल रखेंगे। अगर मैं अपने ओरिजिनल मुझे रखूँ ना तो फिर मुझसे घर में लोग डरते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वाइफ जो मेरे साथ बैठी है, तो जब लाइट बंद हो जाती है, अगर उसने मुझे मुझों में देखा तो वो एकदम छलांग लगाई, वो कहीं कोई जीन निकला या क्या बात है। ये वैसे जब पहली बार आपने ये गेटअप किया चार्ली चैपलिन का, तो क्या हुआ? ज़ाहिर आपने वो घर में किया होगा, तो वाइफ ने देखकर क्या कहा, या किसी ने जब पहली बार घर के फर्द ने देखा वो डरा, ये कौन आ गया, कोई अनजान शख्स आ गया? बिल्कुल, हाँ, यही समझते हैं वो। और मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वाइफ कहते हैं कि पता नहीं तुम में ऐसे क्या हो गया, जब तुम रात को सोए भी होते हैं तो तब भी यूं करते हैं, ऐसे लगे रहते हैं। ऐसे होता है? मैंने कहा आप सच कह रहे? कहते बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा शायद ये तो एक्टिंग मेरे पे इतना जोर डाल दिया, वो इतना आपने अपने अंदर उसे एब्जॉर्ब कर लिया है, इतना सर पे सर लिया है कि फिर आप सोते में भी चार्ली ही होते हैं। तो ये वैसे दिन में कितने घंटे आप चार्ली होते हैं और कितने घंटे आप उस्मान होते हैं? बिल्कुल यकीन करें, जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ ना, तो मैं रास्ते में भी ऐसे करता हूँ। वो मुझे मारते गर्दन पे, कहते क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार समझ नहीं पड़ता, पता नहीं ऐसा क्या होगा, मैं हर टाइम यूँ करता रहूँ, कभी किसी को क्या करता हूँ, कभी यूँ कभी वो, मुझे खुद समझ नहीं पड़ते, मैंने ये क्या हो गया। यानी उस्मान जब इस गेटअप पे नहीं होते तब भी नहीं, जब मैं गेटअप में नहीं हूँ तो तब भी मैं ये करता हूँ, ये इशारे वगैरह ये मैं हर किसी को करता हूँ। पता नहीं, अब ये मेरा फील्ड हो गया, अब लोगों को मुस्कुराना, लोगों का दिल जीतना, अब ये मेरा फील्ड हो गया। अब मैंने कदम उठाए तो इंशाल्लाह मैं ये करता रहूँगा। अच्छा चार्ली, क्योंकि आप इस वक्त उस गेटअप में, इसलिए मैं आपको उस्मान के बजाय चार्ली ही कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि मुझे देखकर ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मैं चार्ली से ही तो बात कर रहा हूँ। चार्ली मेरे सामने बैठा है, चार्ली वाली एक्टिंग हो रही है इस वक्त। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ये कहा जाता है कि जो किसी को हंसाता है, अ कॉमेडियन जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे, जो हर वक्त मुस्कुराने की बात करे, हर वक्त हंसी मजाक करे, हर वक्त फन का एलिमेंट लेकर आए, उसका दिल ऐसा होता है कि उसमें बहुत दर्द होता है। क्या वाकई ऐसा है? ये आपको मैं ये बात बताऊंगा, जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं अपने गमों का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, तो मैं लोगों के लिए खुशियों का कदम बढ़ाता हूँ। ये बात बिल्कुल हकीकत है, ये बात अल्लाह बेहतर जानते हैं मेरा हाल। मैंने अपने को भी ये बात कहा है कि मैं लोगों को हंसाता हूँ, खुद दुखी रहता हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है, ये अब मैं भी नहीं जानता। बिल्कुल ये आपका बात जो है ना, ये बिल्कुल ओके। आप रेडी पर खिलौने बेचते हैं, ये बहुत मुश्किल काम आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यकीन करो। सारा दिन दौड़ लगाते जाएं, कभी यहाँ है कभी जाएगा। अगर हम कुछ खाएं भी ना तो वो भी तकरीबन जब 2-3 बार ट्रैपक वाले फेरे लगा देते तो वो सब कुछ हमारा हज़म हो जाते हैं जैसे भागने में। तो अच्छा। बस काफ़ी मुश्किल है। मैं सब लोगों को ये कहूँगा, अल्लाह सब की भला करे, जो रोडों पर काम वगैरह करते हैं, रेड़ों पे काम वगैरह करते हैं। मैं सबको अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह सबको जो है ना अपने मकसद में कामयाब करे। चार्ली, खिलौनों की रेडी लगाना, वो भी उन हालात में लगाना कि जब बार बार आपको वहाँ से हटा दिया जाए और आप उस तरीके से काम भी ना कर पाएँ, जो थोड़ा बहुत खाएं वो भी उसी भाग दौड़ में हज़म हो जाए। घर पे पैसे तो लेकर जाने हैं, घर वालों का पेट तो पालना है, घर में कितने लोग हैं आपके, क्या घर किराए का है, कैसे आप अपने इन एक्सपेंसेस को भी पूरा करते हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, घर हमारा अपना है, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात। बस यही है कि बस घर के लिए तो कमाना पड़ता है। अब हम मकान तो नहीं बेच सकते कि हम अपना पेट पालेंगे। इस लिए मेहनत की इन हालात में जबकि पूरी दुनिया में लोग परेशान हुए कोरोना की वजह से, और जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि ज़ाहिर है रेडी बार बार कहा जाता है कि हटाओ यहाँ से, उस तरीके से काम नहीं करने दिया जाता।
कभी ऐसा हुआ चार्ली ने सोचा हो कि घर बेच देता हूँ, कभी ये सोचा हो अच्छा कोई और चीज़ मेरे पास पड़ी है वो बेच देता हूँ कि पैसे चाहिए घर वालों की ज़रूरत पूरी करने के लिए, ऐसा सोचा आपने कभी इन मुश्किल हालात की वजह से? मुश्किल हालात की वजह से मेरे साथ एक मोटरसाइकिल था, इसी मुश्किल हालात की वजह से वो मैंने बेचा। चार्ली ने अपना मोटरसाइकिल बेच दिया? मैंने कहा घर वालों को, बिल्कुल मैंने अपना मोटरसाइकिल बेचा। जब मैं ये बार स्टॉल वगैरह लगाता हूँ तो ये कांटे वाला ट्रिपक वाला कि आना जाना से जो है ना वो दौड़ वगैरह भी ज़्यादा लगते हैं। तो फिर मैं एक दिन मैंने सोचा, मैं गलियों में फिर रहा था, एक घर के सामने रेत पड़ा हुआ था, उसको मैंने दरवाज़ा खड़काया। मैंने कहा अगर ये आप लोगों ने ऊपर लेके जाने तो मैं इसका दिहाड़ी लगा देता हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप सुबह 8 बजे आ जाएं, और उनसे मेरा बात हो गई तकरीबन 1000 रुपये का। तो बहुत सारा रेत था, वो मैंने अपने कमर पे जो है ना सीनों पे चौथी मंजिल पर वो मैंने पहुँचाया। कभी एक दिन ये रेत उठाया, दूसरी दिन उन्होंने मुझे कहा कि कल ईंट आ रहे तो उसके लिए भी आप आ जाए। तो बस करते रहते, बस घर के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए भी करना पड़ेगा। बस अल्लाह हमारी मदद करे सब गरीबों के साथ। नहीं, आप तो हौसले की मिसाल हैं। जब लोगों को आप हंसाते हैं तो कभी ऐसा हुआ किसी ने आपको बुलाया हो कि आओ इस इवेंट पे, आओ हमारे स्कूल, आओ इस जगह पर, लोगों को हंसाना हम आपको पे करेंगे, ऐसा हुआ? नहीं जी, किसी ने अभी तक ऐसा नहीं कहा मुझे। इतना टैलेंट है आपके अंदर, आप कर सकते हैं काम, और ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ा सा बताएं चार्ली कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यूँ सवाल कर लूँ कि पाकिस्तान में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं और एक तो बड़ा इवेंट होने भी वाला है, PSL का इवेंट होने वाला है, ऐसे में कि आपकी ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको बुलाए और आपको कहे कि आपने ऑडियंस को महसूस करना है उन चौके छक्कों के अलावा, या PCB आपसे ये कहे कि आपने आने ओपनिंग सेरेमनी में, ज़ाहिर है PCB आपको कांटेक्ट करेगा, ये आपके लिए एजाज़ की बात तो होगी, लेकिन क्या ऐसा हो जाए, ये ख्वाहिश है आपकी? जी मेरी तो ये बहुत ख्वाहिश है, अगर PCB मुझे सपोर्ट करे तो मैं हर मैच में मैं जाऊँ। जैसे वो चाचा क्रिकेट जाया करते थे, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क, कभी जो पाकिस्तान में मैच वगैरह होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी हूँ पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी के लिए मैं ग्राउंड में खड़ा रहूँगा, चीखे लगाऊँगा, कुछ मेरी वजह से गाएंगे, कुछ मैच देखने के लिए आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि PCB मुझे सपोर्ट करे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, उस दिन मुझे नींद भी नहीं आएगा। नया दिन का ये सेट आपको कैसा लग रहा है? नया दिन पर आकर कैसा लग रहा है? बिल्कुल, ये इसमें वो मैं आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहले भी ऐसी ज़िंदगी और अब भी मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया। पहले मुझे लोग उस्मान नाम से पुकारते थे और अपने गलियों में पुकारते थे, और अब जो है मुझे पूरा पाकिस्तान चार्ली नाम से पुकारते हैं। क्या बात है चार्ली। जो आपको सुन रहे हैं, और स्पेशली मैं बात करूँगा हुकूमत की, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? जी, हुकूमत को मैं ये बात कहूँगा कि मेरे जितने एक्टर्स हैं या कुछ फनकार हैं, उन जो अपने पैसों से ख़ुद को चला रहा है, कि उनको दुखना भी पड़ता है, उनको जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामने पड़ता है। तो मैं उनको ये बात कहूँगा कि वो इन लोगों की सपोर्ट करें, हमारे जैसे और फनकार इन सब का सपोर्ट करें तो बहुत ही बेहतर होगा। ज़बरदस्त। हम वाकई आपको देखना चाहते हैं इवेंट्स में, वो चाहे PSL का इवेंट हो या कोई और इवेंट हो। जो टैलेंट आपके अंदर है वो सबके अंदर होता नहीं है। अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है और आप काम बहुत अच्छा करें कि लोगों को आप जो है ना वो हंसने पर मजबूर कर देते हैं। नया दिन पर आप आए, इंशाल्लाह बाकी चैनल्स पर भी आप हमें नज़र आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। तो शुएब, आपको तो अच्छा लगा होगा मुलाकात करके? आपको देखकर अच्छा लगा? मुझे देख के अच्छा लगा, मेरे बगैर आपने मुलाकात कर ली। आप जल्दी उस दिन जाना चाह रही थी ना? अच्छा, चलिए बातें बाद में करेंगे। दुनिया भर का चक्कर लगा लेते हैं और बिल्ली के तासुरात जरा आपको दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जनाबी क्या चीज़ है जो कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। ये जो वीडियो है इससे आपको साफ पता चल रहा होगा बिल्ली ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि बिल्ली ने जब पहली बार बर्फबारी देखी तो बड़े बड़े मज़े की हरकतें उसने की। ये देखें, जब आप अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बर्फबारी देखें या आपको देखने का मौका मिले तो यकीनन इंसान भी ऐसी हरकतें करता है। आपने जब पहली बार स्नोफॉल देखी तो कैसा? मैंने अभी तक नहीं देखी। ओके, चले जल्दी आप मैं देखूंगी, मैं भी ऐसी हरकतें आप भागना शुरू कर देना। ठीक है जी, नो डाउट। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी तो आई वाज लाइक ओ वाओ, पर मैं उससे फौरन भाग के बाहर कैसे ले रही है और एंजॉय कैसे। पहले तो घर में मौजूद थी, घर की खिड़की से उसने बाहर झांकने की कोशिश की, जब रहा नहीं गया फिर उसने कहा नहीं पा दियो, तो उसने कहा बाहर जाओ और बाहर जाके एंजॉय करो। और देखिए वो, और देखिए ना उसने मफलर लपेटा, ना उसने ग्लव्स पहने, ना उसने जैकेट ली,
वो बहादुर बिल्ली उसने कहा हमें डर नहीं लगता साहब इस ठंडे ठंडे जंगली बिल्ली नहीं, बहादुर बिल्ली है ये बहादुर बिल्ली। अच्छा जी, लेकर चलते हैं आपके बांग्लादेश और ख़बर है यहाँ से ये कि जो डेल्टा का इलाका है सुंदरबन के जंगलात, यहाँ पर मकामी लोगों ने एक टाइगर को दरिया पार करते देखा है। कुछ लड़के थे वहाँ से गुजर रहे थे, जब उन्होंने ये देखा कि एक टाइगर है जो दरिया पार कर रहा है तो उन्होंने फ़ौरन उसका पीछा किया कश्ती में और फिर ये जाकर वीडियो बनी, तो ज़बरदस्त ये वीडियो फिर वो बना पाए। लुक्स लाइक देयर 2 टाइगर्स। और ये कैसे पार कर सकते हैं? मुश्किल है ये। नहीं वो कर सकते हैं, वो नहीं कर लेते हैं, बट ये ऐसे वीडियोस कम होती है, कर तो लेते हैं जाहिर है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और सऊदी अरब का रुख करते हैं, जहाँ पर एक शहरी ने आबी ज़राअत की मदद से स्ट्रॉबेरी की काश्त करके दुनिया को हैरान कर दिया है। इससे कबल फहद ने मुतादिद अशिया की काश्त को यकीनी बनाया था और स्ट्रॉबेरी इनमें से एक है। चूँकि स्ट्रॉबेरी की काश्त भी थोड़ी मुश्किल होती है और ये एक सीजनल फल है, तो एक सीज़न के तहत इसकी काश्त की जाती है और आबी ज़राअत के ज़रिए करना वाकई एक मुश्किल काम है। वज़ारत माहौलियात और पानी ज़राअत ने सऊदी काश्तकार के इस अनोखे तरीके की तफसीलात भी एक सरकारी वेबसाइट पर जारी की है। सऊदी शहरी के इस इक़दाम को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। आबी ज़राअत की मदद से काश्त की जगह और फ़ज़ा को आलूदगी से भी बचाती है। ये जो काश्त है ये जगह भी कम लेती है और फिर फ़ज़ा जो है आपकी वो आलूदा भी नहीं होती और इसमें पानी और खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सोचे कितनी मुनफरिद और कितनी ज़बरदस्त है और इससे कितनी चीज़ों की बचत हो रही है। बचत है, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कराची के एक शहरी ने भी इसी तरह का कुछ सेटअप अपने घर पे लगाया हुआ था, बट ज़ाहिर है वो स्ट्रॉबेरी का नहीं था, बट अदरवाइज उसने सेटअप लगाया हुआ था। सब्जियों का था, आई थिंक सब्जियों का था, क्योंकि कम एरिया में वो ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन हो रही थी, तो वो हमने शेयर कुछ तब्दील हो रहा है ना, तो काश्तकारी के तरीके भी तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल जी, तरीके जब तब्दील हो रहे हैं तो आपको पता है कि आर्ट्स में भी हम देखते हैं कुछ नए नए मामलात सामने आते हैं। जब कैनवस पर रंग भरना हो, कैनवस मौजूद ना हो लेकिन आर्टिस्ट मौजूद हो, तो वो कहता है अच्छा मैं खुद ही कैनवस हूँ, वो खुद ही बन जाता है अपना कैनवस। ऐसी खबर हमारे पास है कि एक आर्टिस्ट है और उन्होंने अपनी बॉडी को कैनवस समझा और उसको पेंट कर दिया। या हम वीडियो भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज पेंटिंग हर ओन बेली एंड हर ओन बॉडी। और देखिए अच्छा फेस पे भी किया है। बिल्कुल जी, देखें आप, उन्होंने बिल्कुल नहीं रही, नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये तो डिफरेंट बना दिया। हाँ डिफरेंट बना दिया और बहुत ज़्यादा लाइक अगर आप ये देखिए और डिफरेंट तरीके से ये अपनी बॉडी पे उन्होंने किया और ये ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने बॉडी को मुख्तलिफ एंगल्स दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक पेंटिंग है, पेंटिंग की है उन्होंने अपनी बॉडी पे। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनाब ये जो आर्टिस्ट है वैसे ये भी बताया जा रहा है कि इनका सर्बिया से ताल्लुक है। अच्छा जी वापस हम उस टॉपिक की जानिब आते हैं जिस पे हमने थोड़ी सी ब्रेक लगाई थी, थोड़ा सा इंतज़ार किया था, यानी पाकिस्तान में बिजली का मसला। होता यह है कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की क़ुव्वत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उस पर बेहतर तरीके से तवज्जो नहीं दी जा रही। और जब हम बात करते हैं मौजूदा हुक्मरानों से, पार्लियामेंट में बैठे हुए या फिर सेनेट में बैठे हुए लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों ने काम ही कुछ ऐसे कर दिए हैं कि वो चीज़ें हमें अब तक भुगतनी पड़ रही है। लोड शेडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये ना सिर्फ एक जगह या एक शहर का मसला बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि हालिया एक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है क्योंकि गुज़श्ता साल के दौरान बिजली की पैदावार पर बहुत तवज्जो दी गई है, जिसका क्रेडिट हम शायद पीटीआई गवर्नमेंट को अगर दे तो गलत नहीं है। लेकिन नून लीग तो कहते हैं प्रोजेक्ट्स हमने लगाए थे, बिजली अब बन रही है, वो क्रेडिट खुद लेते हैं, ये क्रेडिट खुद लेते हैं, क्रेडिट जो भी ले ले लेकिन बिजली मिलनी चाहिए। ज़्यादा बना के अगर ज़ाया हो जाएगी तो फ़ायदा नहीं है, बिजली हर घर पहुँचनी चाहिए। नहीं लेकिन फिर सवाल है ना ये कि अगर गुज़श्ता साल इतना काम हुआ है तो फिर बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? गैर एलानिया लोड शेडिंग जगह जगह होती है, इसको रिपोर्ट भी किया जाता है, जिसे कहा जाता है लोड मिसमैनेजमेंट। हाँ लेकिन जब बात की जाती तो फिर जो बड़े हैं जो इसको संभालने वाले हैं वो फिर मुनहरिफ लोड मैनेजमेंट आई गेस उसे कहते हैं मिस महक। और आप जो बात करें माजी की हुकूमत से मुतालिक फॉर दैट मैटर फॉर दिस गवर्नमेंट, तो पीटीआई ने अगर काम किया है तो ट्रांसमिशन लाइंस पर काम हुआ नहीं। आज हम इस पर भी ज़रा सवाल उठाते हैं, लेकिन इस वक्त मामलात हैं क्या, बिजली बंद कितनी रही है, माजी में क्या गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं कि अभी तक लोड शेडिंग का जो जिन है वो यहीं पर मौजूद है। वहाब कामरान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। वहाब अपडेट कीजिएगा इससे मुतालिक सो दैट वी कैन डिस्कस इट फर्दर। शुएब, बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हमारे बिजली के निज़ाम के हवाले से। मिसाल के तौर पर आपकी जेब में 15,000 रुपये हैं और वो आपके अपने हैं, लेकिन आप मजबूर हैं
कि आप उन 15,000 में से सिर्फ 11,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। बाकी के 4,000 रुपये ना सिर्फ आप खर्च नहीं कर सकते जो कि आपके अपने हैं, बल्कि उनको खर्च ना करने की पादाश में सालाना आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। तो यही मसला हमारे बिजली के निज़ाम का है। हमारे पास मुल्क में तकरीबन 38,700 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन यह सलाहियत मौजूद होने के बावजूद हम सिर्फ 22,000 मेगावाट बिजली जो है वो तरसील कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह सादा सी है कि हमारा जो मुल्क का बिजली का तरसीली निज़ाम है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है, वो बहुत ही पुराना हो चुका है, नाकिस हो चुका है, और इसी वजह से हम बिजली होने के बावजूद उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और जो कि मैं शुरू में जुर्माने की बात कर रहा था, वो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो कि 16,700 इजाफी होने के बावजूद हम इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें वो निजी पावर प्लांट्स को बिजली इस्तेमाल ना करने की पादाश में भी हमें वो कैपेसिटी पेमेंट्स अरबों रुपए सालाना बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और गर्दिशी कर्जे में इजाफे की भी यही सबसे बड़ी वजह है, कैपेसिटी पेमेंट्स। और ये भी कहा जा रहा है कि 2023 तक हमारे पास तकरीबन 50% बिजली इजाफी होगी जो कि हम तरसील नहीं कर पाएंगे। बिजली पैदा कर सकेंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यही सूरत हाल हमारे पास इस वक्त बिजली के निज़ाम को दरपेश है। और एक वजह यह भी है कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान जो बिजली की पैदावार है उस पर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। तकरीबन 14 से 15,000 मेगावाट 10 साल के दौरान बिजली पैदा की गई। पावर प्लांट्स तो लगाए गए, लेकिन तरसीली निज़ाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। यही वजह है कि आए रोज़ बिजली की ट्रिपिंग भी होती है, और बाज़ औक़ात तो ये ट्रिपिंग ऐसी ज़ालमाना होती है कि पूरा मुल्क जो है वो अंधेरों में डूब जाता है। और जनवरी के आगाज़ में ही हमने ये सूरत हाल का सामना किया है। माजी में भी इस तरह की सूरत हाल का सामना किया जब पूरा मुल्क बिजली के अंधेरों में डूब जाता था। तो जब तक बिजली के तरसीली निज़ाम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, नए ट्रांसमिशन सिस्टम्स, नई ट्रांसमिशन लाइंस नहीं बिछाई जाएंगी, पुरानी ट्रांसमिशन लाइंस को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, ग्रिड स्टेशंस को तामीर नहीं किया जाएगा, तब तक बिजली होने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वही सूरत हाल है कि होगी तो सही, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और मौजूदा हुकूमत भी दावे तो बहुत कर रही है कि बिजली के तरसीली निज़ाम की तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन ये दावे हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स हैं। क्योंकि रवां माली साल 2020-21 के बजट में भी जो बिजली के तरसीली निज़ाम के लिए रकम मुख्तस की गई थी, उसका भी सिर्फ 28% पहली शशमाही के दौरान इस्तेमाल किया जा सका है। इसके अलावा जो बाकी की रकम है वो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हो सकी। तो सुस्त रफ्तारी से काम जारी है बिजली की तरसीली निज़ाम को अपग्रेड करने या नई ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाने के हवाले से, और इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की अब ज़रूरत है। बिल्कुल दुरुस्त कहा, तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहाब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट किया। इसी मामले पर मज़ीद डिस्कस करेंगे कि इस मसले को हम मज़ीद समझ पाएँ और क्या हो सकता है, इस मसले से हम कैसे निकल सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अरशद एच अब्बासी साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं आप सर। थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। सर अभी जिस तरह वहाब भी अपडेट कर रहे थे कैपेसिटी पेमेंट से मुताल्लिक, और ये भी कि आइंदा चंद सालों में बिजली बना तो हम बहुत लेंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और बिजली इस्तेमाल करने के तो हम बिल देते हैं लेकिन बिजली ना इस्तेमाल करने का भी हमें खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। सर जी बिल्कुल, वहाब ने बड़ी अच्छी तशबीह दी है कि उसकी जेब में अगर 15,000 है और आप 11,000 खर्च कर सकते हैं। मैं इसको ये कहूँगा कि अगर आपके पास 40,000 हैं और आप 10,000 से ज़्यादा खर्च न कर सकें और बाकी 30,000 की आपको जुर्माना दे पड़े, ये ऐसी है कि देखें बेसिकली बिजली का सिस्टम 3 पिलर पे है जी। एक है जनरेशन, यानी बिजली पैदा करना, फिर ट्रांसमिशन, इसको कारखानों से लेके मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचाना, और फिर शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक हिस्से पे तो बड़ी मेहनत की गई है PML की गवर्नमेंट ने। जनरेशन वाकई वो कहते हैं देखिए हमने 13,000 मेगावाट की है, 13,000 मेगावाट की, ये बात उनकी यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब इस बिजली के जो पैदा करने वाले जो कारखाने हैं ये लगाने का तो क्रेडिट है, लेकिन इशू ये है कि क्या हमने इसको ट्रांसमिट यानी ट्रांसमिशन लेके गए आगे, क्या शहरों का निज़ाम हमारा ठीक है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कि ये अभी 40,000 मेगावाट में के इलेक्ट्रिका लगा के हम मैक्सिमम कर सकते हैं 22,000। ये बाकी जो नई बिजली बना पा रहे, ये हमारे एग्रीमेंट ऐसे हैं कि बिजली बनाएं या ना बनाएं हमें परचेज करनी है। अगर नहीं परचेज करेंगे तो उसे कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट, वो हमें उनको पेमेंट देनी पड़ती है। ये ऐसी है कि अगर किसी ने ये गाड़ी जो आजकल क्रीम की या किसी और सर्विस की ऑनलाइन ली है, आपने गाड़ी मंगा ली है, आप इस्तेमाल करें या ना करें,
उसके वेटिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। दूसरी जो एक और बड़ी बात होगी वो ये कि बिजली जितनी आपको भी पता है कि महंगी होगी, आप लोग बिल दे रहे होंगे, कि ये कैपेसिटी पेमेंट जो है ये आपके बिलों में आ रही है। और ये इसकी वजह से क्या, जब बिजली महंगी है तो आप देखिए कि हर घर में नई LED लाइट्स लग गई हैं, यानी कंजम्पशन लोग इतने बाशऊर हो चुके हुए हैं कि वो कहते हैं बिजली का बिल कैसे दें। मैं आपको इस्लामाबाद शहर की मिसाल देता हूँ कि यहाँ अगर एक आदमी की सैलरी अगर 18,000 रुपये है तो ऐसे केसेस रोज़ाना आते हैं कि जी हमारा 6,000 का बिल आ गया, हम क्या करें, यानी उनकी बाइंग पावर भी कम हो रही है। तो मैं आपको बताऊँ, आपने जिस टॉपिक को आज छेड़ा ये ऐसा है कि जो पाकिस्तान की इकानमी का सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा रहा है वो हमारा बिजली का सिस्टम है। आपने सुना ही होगा कि कितना हमें गर्दिशी कर्जा देना पड़ रहा है, तकरीबन 2600 अरब। कहते हैं पाकिस्तान को जिसने बनाना है इकानमी को, वो सिर्फ आपका बिजली का निज़ाम है। यहाँ आपको मैं एक बात करता चलूँ कि आपने बात की है कि जी निज़ाम नहीं है। असल में गवर्नमेंटें तो तब्दील होती रहती हैं, लेकिन हमारे जो अफराद पीछे सिस्टम के पीछे बैठे होते हैं वो तकरीबन वही होते हैं। हमने कभी उनके मुतल्लिक नहीं सोचा कि वो कैसे बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारे साथ हमसाया मुल्क है इंडिया, जहाँ पे अभी 3,90,000 मेगावाट, कहाँ हमारे 40,000, कहाँ वो। इस तरह की कैपेसिटी पेमेंट का वहाँ पे कोई इशू नहीं है। जितनी बिजली बनती है इतनी बिजली हर कंज्यूमर तक पहुँचती है। और एक बहुत आपको और यहाँ पे बिजली इस्तेमाल ना करने की वजह एक ये भी है, पाकिस्तान में आस्ता आस्ता देखिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, हो सकता है आपका पास जो फर्नीचर है, आपकी जो जितनी भी जो छोटी चीज़ें आ रही है आजकल अब चाइना से बन के आ रही हैं। हमने एक बात कहनी पड़ती है और जो सच भी है कि जो हमारी इंडस्ट्री में जो बिजली की जो कंजप्शन जिस तरह होनी चाहिए थी आज से 5 साल 10 साल पहले, वो बिल्कुल नहीं है, वो कम होती गई है। चीन बेशक हमारा अभिलाषा बहुत बड़ा दोस्त है, लेकिन आप देखेंगे कि इवन जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ बिजली की जो पोल भी बन के हैं ये भी चाइना से बन के आ रहे हैं। हमने यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर हमने इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, यहाँ पे हर चीज़ यहाँ से बनानी है, एक इस ताकि बिजली की कंजम्पशन इससे भी ज़्यादा ऐसा एक स्टेप तो लिया भी गया। आई एम सॉरी सर, लेकिन एक ऐसा स्टेप लिया भी गया, स्पेशली फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिस तरीके से कहा गया कि आप इजाफी बिजली इस्तेमाल करें, हम आपको सब्सिडाइज्ड रेट्स पर देंगे, ये इसीलिए किया गया सर ताकि वो इस्तेमाल कर सकें। देखिए अभी जो पॉलिसी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक रिबेट दी है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी एक लिमिट है, वो एक हद तक जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने का ऑर्डर आ रहे हैं। आप अगर देखें तो इस साल दिसंबर में बिजली इतनी ही तकरीबन बनी है जो तकरीबन 2018 के दिसंबर में बनी है। तो आप देखें कि कोई मार्जिनली फ़र्क है। हाँ, अलबत्ता इन्होंने जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनकी गैस कुछ ख़त्म की है, कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह बात नहीं चलेगी। बात उस वक्त बनेगी जब जो बड़ा मास्टर प्लान जो बन रहा है, जो मास्टर प्लान नहीं बल्कि जो 2 बड़े हमारे प्रोजेक्ट हैं तरसीली निज़ाम के, ट्रांसमिशन के, जो हैदराबाद से लाहौर, हैदराबाद से फैसलाबाद तक, वो 600 kVA की जो लाइन बनेंगी, जो मेरे ख्याल में इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। फिर हमारी तरसील करने की जो कैपेसिटी है वो 22-23 हज़ार से तकरीबन 30 हज़ार तो हो जाएगी। यानी सर ये जो काम अब हो रहा है इसमें हम क्रेडिट दे सकते हैं सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी की हुकूमतों में कभी इस तरह का काम हुआ नहीं, तरसीली निज़ाम पर फोकस रहा नहीं। दैट इज़ द रीज़न सर। खान साहब ने कल कहा भी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासतदान सिर्फ इलेक्शन का सोचते हैं और जो मंसूबे ऐसे बनकर से नुकसान होता है। अच्छा देखिए सच्ची बात तो ये है कि ये जो मंसूबे थे, ये जो ट्रांसमिशन लाइन जिसका मैंने जिक्र किया हैदराबाद से लाहौर और हैदराबाद से फैसलाबाद, ये सीपेक का पार्ट थे। ये भी पिछली गवर्नमेंट के, एक बात करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन पिछली गवर्नमेंट का जो एक बहुत बड़ा एक सीरियस इशू वो ये है कि जो मुख्तलिफ शहरों में, जैसे आपने नाम सुना होगा जी ये के इलेक्ट्रिका या जी ISCO, लेस्को, ये जो मुख्तलिफ शहरों में जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इनके ऊपर उनका कोई काम नहीं हुआ। उनका एक जिसे कहते हैं ना सिंगल फोकस था कि कारखाने लगा देने, और जिसे कहते हैं कि बगैर सोचे समझे तय लगा दिए कि हम तरसील नहीं कर पाते। और जब तरसील नहीं कर पाते तो आप बार बार सुनते हैं एक बात कि ये सर्कुलर डेट क्या है, ये 26 अरब हो गया, ये पाकिस्तान की इकानमी को मेक अ ब्रेक। बल्कि मैं आपको एक छोटी सी अर्ज कर दूँ,
दुनिया में एक चीज़ जो है वो सामने आई है 20 साल से, उसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, और ये नेशनल सिक्योरिटी का सबसेट होती है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी इकॉनमी को मेक अ ब्रेक करती है। इसके ऊपर इतनी ही तवज्जो देनी चाहिए थी जिस तरह हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, जिस तरह हमारी एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, बाकी इंडिया में, अमेरिका में, ये बिल्कुल इसको इतनी तवज्जो देते हैं और इसको इस हिसाब से निज़ाम को बनाते हैं कि जितनी बिजली बनी इतनी तरसील हुई और इतनी आगे डिस्ट्रीब्यूट हुई, और वो भी सस्ती। एक बात एक और भी है, पाकिस्तान में जो बिजली बन रही है वो इस वक्त एशिया की शायद महंगी तरीन बिजली है बिकॉज ये कैपेसिटी पेमेंट की। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज इतना बड़ा पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल अरशद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, बिल्कुल जो हमें आए दिन पता चलता है कि इतने फीसद फ़ी यूनिट महंगा हो गया है, फ़ी यूनिट बढ़ा दिया गया है, तो बिजली की कीमत में जो इतना इजाफा हो रहा है, बिजली तकसीमकार कंपनियां क्यों तरसीली निज़ाम पर तवज्जो नहीं देती? क्या इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है? इसका बड़ा रीज़न ये है, या फिर जैसे आपने कहा कि प्लानिंग अच्छी नहीं है, इसका एक रीज़न ये है? देखिए, एक जो बिजली, पहली आपकी बात का जवाब दे दूंगा बिजली महंगी क्यों है। देखिए, अगर आप बाहर से एलएनजी ला के उससे कारखाने चलाएंगे अपनी बिजली की, अब आपको बड़े अफसोस की बात है, इवन इस वक्त जो कोल है यानी कोयला से बिजली जो पैदा कर रहे हैं, जो हमारे कराची में और साहिवाल में, इसके लिए कोयला हम साउथ अफ्रीका से लेके आते हैं। यानी हमारा जो फ्यूल तकरीबन 60% हमारी जो बिजली है वो फॉसिल फ्यूल, चाहे वो कोयला है, चाहे वो तेल है, या चाहे वो गैस है। तो गैस तो हमारी बड़ी लिमिटेड होती जा रही है, कम से कम डोमेस्टिक कम से कम होती जा रही है। ये जो आप आए दिन बातें सुनते रहते हैं, ये जी एलएनजी का स्कैम हो गया, अभी ये हो गया, वो हो गया, होना ये चाहिए था कि वो मुल्क जिसे कहते हैं हाइड्रो पावर बास्केट, पाकिस्तान में जितना हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है शायद हमारे इस पूरे रीजन में इंडिया को छोड़ के शायद किसी को कम हो, हमने उधर तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात है, दुनिया भर में जो कीमतें कम हुई हैं वो सोलर की और विंड पावर की, हमने जो वो मायदे किए हैं पीएमएल की गवर्नमेंट में, यकीन कीजिए कि वो परचेज़ करने के जो मायदे हैं वो बिजली इंतहाई महंगी। हो सकता है कि मुझे बड़ा करीबी उन कीमतों का तकाबला करना पड़ा और देखा कि पूरे रीजन में इतनी बिजली महंगी नहीं है जितनी हमने वो मायदे किए। ये मेरे ख्याल में पीएमएल की गवर्नमेंट के ऊपर एक वो सवाल है जो कोई नहीं पूछता। इसका मतलब है अरशद साहब के जो बार बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ये एलिगेशन लगाती है पीएमएलएन पर कि इन्होंने ऐसे मुआहदे किए कि हमें भुगतना पड़ा है, तो दे आर राइट। जी बिल्कुल, देखें ये एक हिसाब है, मैथमेटिक्स है, जैसे 2 + 2 4 होता है, इसमें कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए। पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने जितने मायदे किए हैं, चाहे वो सोलर के हैं, चाहे वो विंड के हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, हमने सीपैक में 2 रखे हुए हाइड्रो पावर, आप यकीन करें कि इस हाइड्रो पावर की इतनी कीमत ज़्यादा है, यानी कंपैरेटिवली जितनी एथोपिया में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1/3 कम है। और एक और बात तो कि चाइना ही वहाँ पे लगा रहा है, चाइना ही यहाँ लगा रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो दोस्त मुल्क था, हम उसके साथ बैठ के दोस्ती तो हमारी बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब मायदों की बात आती तो मेरे ख्याल में हम मायदे करते वक्त ये भूल गए कि ये पाकिस्तान हमारा है, हमने यहाँ पे सस्ती बिजली लानी थी। ये इसके ऊपर कभी डिबेट हमारे टीवी पे नहीं हुई कि आपने जो सीपैक के एग्रीमेंट किए हैं बताएं किस तरह के किए हैं। आपने एग्रीमेंट, पूरी दुनिया में चाइना मशहूर है एक चीज़ पे कि वो सस्ती बिजली बना के देते हैं। इसका मतलब तो ये भी हुआ, हमने शायद दुनिया में मिसाल पैदा की। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपोजिशन में थी और वो कहती थी कि सीपैक के जो मामलात हैं वो सामने लाएं, जो मुआहदे किए जा रहे हैं वो सबको बताएं, वो दुरुस्त कहते थे उस वक्त भी। देखिए बात ये है कि उस वक्त ये खामोश करा देते कि भाई नहीं हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात होते हैं तो हम इसके ऊपर बात ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे पूरा ये जितने भी जो सीपैक के प्रोजेक्ट है इसको रिव्यू करने का मौका मिला है और वर्ल्ड बैंक के लिए, और सच बात तो है, कहते हैं ना सच बात है तो सच बात है रुसवाई की, कि हमने चाइना के साथ मायदे बिजली के जितने किए, इसकी कीमत चाहे विंड है चाहे सोलर है, इवन ट्रांसमिशन लाइन है, ये भी हमें बड़ी महंगी पड़ेगी। वो मायदे, वो एग्रीमेंट आप
मेरा ख्याल है कि कोई नज़ीर नहीं मिलती। ठीक है सर, आप कह रहे हैं उन पे सवाल उठते हैं। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया। I'm sorry लेकिन वक्त बड़ा कम था। आप सवाल उठा रहे हैं सीपैक के मंसूबों से मुताल्लिक। हम गुफ्तगू कर रहे थे जो इस वक्त मसला है लोड शेडिंग का, वो हल हो सकता है तो कैसे, उसमें कौन कौन जिम्मेदार रहा है। थैंक यू वेरी मच। साथ मौजूद है, बढ़ते हैं आगे। खेल के मैदान से खबर शामिल कर लेते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची में आज फिर खेल जमेगा। कराची टेस्ट में पाकिस्तानी गिरफ्त मजबूत हो गई है। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे इनिंग्स में 4 विकेटों पर 187 रन बनाए हैं। यासिर शाह ने 3 शिकार किए। मेहमान टीम दूसरे इनिंग्स में 1 विकेट पर 174 रन बना चुकी थी, मगर अगली 3 विकेटें सिर्फ 11 रन पर गिर गईं। यासिर शाह ने 3 और नुमान अली ने 1 शिकार किया। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान पर 29 रन की बढ़तरी हासिल है, मगर 4 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम लौट चुके हैं। हमारे नुमाइंदे अब्बास शबीर ने हमें ज्वाइन किया, तज्जिया शामिल करेंगे उनका। अब्बास, गुड मॉर्निंग। अब्बास, ये विकेट जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार हो जाती है। ये कहा जाता है नेशनल स्टेडियम से मुताल्लिक के टेस्ट मैच हो और चौथा दिन हो तो ऐसा होता है। एज मिलेगा हमारे स्पिनर को आज, स्पेशली यासिर शाह को। गुड मॉर्निंग शोएब, बहुत अच्छा आगाज़ आपने किया कि स्पिनर्स को बहुत अब मदद मिलेगी क्योंकि विकेट जो है वो रफ़ हो रही है। कंडीशंस भी अच्छी हैं, होम कंडीशंस का भी प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया है कराची की, बल्कि अपना होम ग्राउंड की। 150 रन तक अगर हम साउथ अफ्रीका को रोक लेते हैं, 170 रन तक, तो हमारी गिरफ्त इस मैच में और मजबूत हो जाएगी। फवाद आलम की फिर बात करते हैं कि उन्होंने अच्छा कमबैक किया, एक बार फिर साबित किया कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन शोएब, हमें यासिर शाह की परफॉर्मेंस को नहीं भूलना चाहिए। यासिर शाह भी एक वाइटल रोल उन्होंने प्ले किया है इस पूरे मैच में। हम कहते हैं कि मैनेजमेंट में वकार यूनुस हैं, मिसबा हैं, वो सिखा नहीं पा रहे। वो सिखाते हैं लेकिन प्लेयर्स ने खुद परफॉर्म करना होता है ग्राउंड पे। सकलैन जिस तरीके से उन्होंने यासिर शाह पे काम किया, आप अगर यासिर शाह के स्टैट्स देखें तो यासिर शाह इससे पहले 100 रन के बाद विकेट निकाला करते थे, लेकिन अब यासिर शाह जो है वो इतना ग्रूम हो गया है और सकलैन ने उस पर इतना अच्छा काम किया है कि अब वो 100 रन से पहले विकेटें निकाल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। यासिर शाह का इस तरीके से कमबैक करना है स्टैट्स के साथ कि जहां पर 100 के बाद विकेटें निकालना, वहां पे 100 से पहले, तो आज यासिर शाह के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। और स्पेशली अब जो कराची की विकेट है वो भी हम देख रहे हैं कि रफ़ हो चुकी है स्पिनर्स के लिए, बड़ा अच्छा वो रोल प्ले करेगी। रिजवान और फ़हीम ने बड़ा अच्छा होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाया है लोअर मिडल की सूरत में। एक बार फिर हम टॉप ऑर्डर की बात करते हैं तो टॉप ऑर्डर के अंदर वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। फवाद आलम अगर ना होते, फवाद आलम का स्कोर ना होता तो शायद पाकिस्तान की पोजीशन आज बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती। लेकिन अब हम विनिंग ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। अगर आज हम ज़ोर लगा लेते हैं पहले सेशन के अंदर और जल्दी आउट कर लेते हैं, रन्स कम दे देते हैं, तो हम ये मैच बासानी जो है वो साउथ अफ्रीका से जीत सकते हैं। ठीक, अच्छा अब्बास, आप कह रहे हैं माहौल बड़ा साजगार है पाकिस्तानी टीम के लिए, तो अगर हम जनूबी अफ्रीका की बात करें तो आपके ख्याल में जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्या बताता है कि जनूबी अफ्रीका इस कंडीशन में कितनी हद तक खेल सकता है, कितने रन्स बना सकता है कि पाकिस्तानी टीम को मुश्किल ना हो? हम अगर इस पे बात कर लेंगे तो शायद थोड़ी आसानी होगी कि जो हम ये सोचेंगे ठीक है आज शाहीन मैदान मारेंगे तो ये पॉजिटिव सोच हमारी मजीद बढ़ जाएगी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? ठीक है, हमारी पॉजिटिव सोच है और हमारी दुआएं भी हैं क्योंकि ये हमारा होम ग्राउंड है और हम चाहते हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जो कुछ हुआ वो कराची के अंदर पाकिस्तान टीम के साथ ना हो। लेकिन अभी मैच बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि गिरफ्त में, लेकिन अगर हम न्यूट्रल इसका एनालिसिस देखते हैं तो अभी भी मैच साउथ अफ्रीका की साइड के ऊपर भी अगर हम देखेंगे, अगर वो अच्छे रन्स बना जाते हैं, आज का दिन वो ठीक गुजार जाते हैं सही, और कल फिर वो जिस तरीके से पहली इनिंग्स के अंदर हुआ, अगर फवाद आलम स्कोर ना करते तो पूरी टीम का आप स्कोर देख लें कि कुछ भी नहीं है, तो मुश्किल हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग मैच होगा आज, और स्पेशली जो आज पहला सेशन और दूसरा सेशन होगा उसमें हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड होगा बड़ा, और इसमें दोनों टीमें इस वक्त मैदान में, लेकिन हमारी दुआएं भी हैं और हम जो कंडीशंस देख रहे हैं, स्पेशली जैसे मैंने आपको यासिर शाह का बताया कि अभी भी वो एक स्ट्राइक बॉलर टीम के लिए साबित हो सकता है इस सेशन के अंदर, अगर वो अर्ली विकेट्स निकाल लेते हैं और उनके साथी है तो हम ये मैच बासानी जीत जाएंगे। अब्बास, यासिर के साथी बड़ा अच्छा साथ रहा है नुमान अली का, उनके हवाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी, परफॉर्म वेरी गुड टुडे एज वेल। जी बिल्कुल, नुमान बड़ा अच्छा, उन्होंने उनकी जो बॉल्स थी, वसीम अकरम का अगर आपने तबसरा उन पर सुना हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा था कि वो बिल्कुल उसी तरीके से बॉल कर रहा है जिस तरीके से एक मैच्योर बॉलर जो है वो बॉल करता है। उनका कैरियर की पहली टेस्ट सीरीज है। जी बिल्कुल, हाई एक्सपेक्टेशंस
हमें शुरू से वैसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस प्लेयर से नहीं रखनी चाहिए। प्लेयर को थोड़ा सा हमें ग्रूम होने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल सर्किट के अंदर आते हैं तो आपको माहौल, आपको कंडीशंस, ये टोटल आपके लिए नई होती हैं। तो उन कंडीशंस के अंदर शोएब कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी कंडीशंस में आपको सेट होने का थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ प्लेयर जब भी अगर 2 विकेटें ले ले और अगले मैच के अंदर वो कुछ परफॉर्म ना करे तो वो हम एकदम कहते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस हमारी खत्म हो गई हैं। तो हमें थोड़ा सा, हमें भी पेशेंस के साथ और इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं बात करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि जाहिर है एक्सपीरियंस तो है इनका, खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उनका। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने खड़े हुए हैं ना, तो उधर आपकी परफॉर्मेंस, आपका लेवल जो होता है वो और होता है। किसी और हल्की टीम के साथ आप जब खेल रहे होते हैं उसका लेवल और होता है। लेकिन हैदराबाद टीम ने जो है वो अच्छा कमबैक किया। लेकिन अब्बास, हैदराबाद से जब इनके सफर का आगाज हुआ उसके बाद ज़ाहिर है एक तवील सफर रहा है, और इस टीम में पहुंचते पहुंचते, इस सीरीज में पहुंचते पहुंचते, नेशनल स्टेडियम में ये सीरीज खेलते खेलते आपको नहीं लगता कि हमने बूढ़ा कर दिया उनको? बिल्कुल जी, मैं कहता हूं कि बूढ़े भी हो गए। और फवाद आलम का भी, हम 2 प्लेयर्स की अगर हम बात करते हो, फवाद आलम के साथ भी बिल्कुल शोएब आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ। वही सेलेक्टर जो फवाद आलम को सेलेक्ट नहीं करते थे, आज वही उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की। और आई थिंक बात शायद यही आपकी कामयाबी होती है कि जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आप पे तनकीद कर रहे हैं, वो एक टाइम पे खड़े होकर आपके लिए क्लैपिंग करते हैं। और फवाद ने भी कल यही बात की थी जब उन्होंने एरसुल गाजी के अंदाज में अपनी जीत का जश्न भी मनाया था, और मनाना बनता भी है उनका। बेहद शुक्रिया अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद कर रहे थे। और जनाब, अभी जब मैच स्टार्ट होगा तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तानी टीम आज किस हिम्मत और हौसले, स्पेशली हमारे स्पिनर्स कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी, विश देम ऑल द बेस्ट। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे कुछ देर में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि अक्सर ये सुना जाता है, ये कहा जाता है कि रात के वक्त कब्रिस्तानों में जन्नात और चुड़ैलों का बसेरा होता है, और बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी लोगों के साथ पेश आते हैं, फिर सुनाए भी जाते हैं और कुछ खुद भी एक्सपीरियंस किए जाते हैं। क्या वाकई हकीकत में ऐसा होता है या सिर्फ ये बातें हैं? ये एक सवाल है और इसके जवाब की तलाश में अब्दुल अहद ने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। लंबे होते साए, खुश्क पत्तों की सरसराहट, दरख्तों से लटकते तावीज, झाड़ियों से उलझती हवा। कौन है इन कब्रिस्तानों में? ये कोई बदरूहें या जिन्नात नहीं, बल्कि जीते जागते इंसान हैं। ये कोई अलग मखलूक नहीं, हम में से ही मुआशरे और जिंदगी के सताए हुए, जो इस कदर तन्हा हो गए कि जिंदा लोगों में जीना मुनासिब ही ना समझा और अपना ठिकाना यहाँ बना लिया जहाँ कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब खामोश रहते हैं। मुझे यहाँ रहते हुए कब्रिस्तान में 35 साल हो गए हैं। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, पता नहीं मैं एक जिन हूँ। जिन्नात या आसिब हो या ना हो, मगर कब्रिस्तान इनके खौफ से कभी खाली नहीं रहा, क्योंकि ये नशई इनकी जगह लिए हुए हैं और डराने का काम भी बखूबी करते हैं। भूतों और जिन्नात के ढेरों की कहानियाँ कब्रिस्तानों के नशे के आदि मकीनों पर मुकम्मल होती है, लेकिन तारीकी में इनके ये खौफनाक चेहरे वाकई डरा देते हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे, बागों के शहर लाहौर की बात करते हैं। जब लाहौर में दाखिल हो तो वहाँ पर बहुत सी ऐसे कहना चाहिए कि जगह हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो आप खो से जाते हैं। कई मुजस्मे हैं जो आपका इस्तकबाल करते हैं, कहीं घड़ियाँ आपको वक्त की रफ्तार से आगाह करती हैं, सकाफ़त की अकास, बैल गाड़ियाँ और परिंदों के खूबसूरत मॉडल्स लोगों को शहर में जकड़ लेते हैं। आयशा अता ने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। लाहौर एक खूबसूरत शहर है जिसके चौकों और चौराहों पर आर्ट के बने नमूने और मुजस्मे देखने वालों को हैरत और सरूर की एक मिली जुली कैफियत में मुब्तला कर देते हैं। आइए आज आपको इन्हीं चौकों और चौराहों की सैर करवाते हैं।
सबसे पहले देखिए लिबर्टी चौक, जिसकी खूबसूरती के चर्चों ने इसे सेल्फी पॉइंट बना दिया। वाल्टन रोड की तरफ कदम बढ़ाएं तो पर फैलाए शाहीन का मॉडल शान से सजा है। डिफेंस मोड़ के सफेद घोड़े भी कदम बढ़ाने को तैयार हैं। इस्तांबुल चौक से गुजरे तो जमजमा तोप तारीखी जंगों की याद दिला जाती है। कबूतरों का मस्कन परदेसी परिंदों को ही नहीं, दूसरे शहरों से आए सयाहों को भी मुतवज्जो करता है। मैं अफजाबाद से आया हूँ इधर अपने फ्रेंड्स के पास और इधर सैर तफरी करने के लिए आया हूँ और लाहौर के चौकों को देख के वो बहुत दिल को अच्छा लगा और रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्तों को जब भी वो नेक्स्ट टाइम लाहौर में आए और लाहौर का लाजमी विजिट करें। गैर मुल्की प्रोफेसर एल्फ्रेड वार्नर की याद में माल रोड पर नस्ब किया गया मुजस्मा और पंख फैलाए मोर शहर का हुस्न तो बढ़ाते ही हैं, बल्कि बनाने वाले की मुहारत का भी सबूत देते हैं। और अब एक नजर डालते हैं चाइना चौक में रखे इस जहाज पर, जो देखने वालों को यकीनन माजी के झरोकों में ले जाता है। कैमरामैन साथ नवीद के साथ आयशा आता सामान, लाहौर। ज़बरदस्त रिपोर्ट तैयार की, जाहिर सी बात है ज़बरदस्त शहर के लिए ज़बरदस्त रिपोर्ट भी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ज़बरदस्त बातें आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं शुएब से सवाल कर लूँ कि शुएब, आपने बचपन में कभी भी गाड़ियों से खेलने का शौक़ पाला था? अगर आप बात ये करेंगे वो जो चंद रोज़ पहले एक छोटा सा बच्चा बड़ी गाड़ी चला रहा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं छोटा था, मैं छोटी गाड़ी से ज़रूर खेलता था, बल्कि अभी भी ऐसा होता है कि जब मैं अपने बेटे को लेकर जाऊँ टॉय शॉप, अच्छा उससे बड़ी पसंद है गाड़ियाँ, तो वो भी जाके ना कोई गाड़ी पिक करता है। तो मुझे भी याद आता है अपना बचपन के, मुझे भी गाड़ियाँ बड़ी पसंद होती थी। चलें ठीक है, फिर हम लाहौर के एक ऐसे शहरी से आज पूरे पाकिस्तान की मुलाकात करवाएंगे जो 45 साल के हैं, मगर अपने इस शौक से वो पीछे नहीं हटे। यानी हम तो हट गए पीछे। हाँ, वो शौक के पीछे भागते भागते बड़े हो गए और मेरे ख्याल से शायद इनके बच्चे भी खेलोगे। आमिर अशफाक साहब इनका नाम है और अपने घर में 5000 से ज्यादा खिलौना गाड़ियों का खजाना मौजूद है, उन्होंने जमा कर रखा है। कहते हैं ना, शौक का कोई मॉल नहीं होता, तो मेरे ख्याल से ये इस चीज की एक मिसाल है। तो चलते हैं जी उनके शोरूम में और देखते हैं कि किस किस मॉडल की गाड़ी उनके पास मौजूद है। आमिर अशफाक साहब, वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग। आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, बहुत बड़ा अनोखा शौक माशाल्लाह आपके पास हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जहाँ पर आप मौजूद हैं तो पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। थोड़ा सा प्लीज़ बताएंगे कितने अरसे में इतनी गाड़ियाँ जमा हुई हैं? ये या वो था बचपन का शौक था, बचपन की ही आपने ये ख्वाहिश को इस तरह से रखा कि अपने टॉयज़ को आप इतने प्यार मोहब्बत से रखते रहे कि वो ख़राब नहीं हुए, क्योंकि अब तो बच्चे टॉयज़ तोड़ देते हैं। तो क्या ये मामला ऐसा था कि नहीं, आपने बाद में जाके सारी गाड़ियाँ जमा की हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चाइल्डहुड जो है, बचपन का जो ना था मेरा, मैंने अपने बचपन से ही ये शौक़ मुझे अट्रैक्ट किया। 4 व्हील्स जो थी, जिसको आप कार बोलते हैं, और वहीं से इसका स्टार्ट हुआ और 7 इयर्स की एज से मैंने ये कलेक्शन शुरू की। अच्छा। और अब इस टाइम पीरियड के बाद ये इतनी क्वांटिटी जो है, जो मेरी जेन्युइन कलेक्शन है। अच्छा, तो अब अशफाक साहब मुझे ये बताएं कि आपके घर में जितनी भी गाड़ियां हैं, अगर इनकी मालियत हम लगाएं तो कितने पैसे बनेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बचपन से ये चीज़ चलती आ रही है, तो ये इसकी क्या मालियत होगी? इसकी जो प्राइस है वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आज के टाइम पीरियड से देखें। लेकिन अब मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये जितनी कलेक्शन है, इसका जो एक मेजर पार्ट है वो मेरे मदर, मेरे फादर, उनकी वजह से है कि बचपन में मैंने जब ख्वाहिश की कि मुझे कोई कार आप ख़रीद के दें, तो उन्होंने मुझे हर दफ़ा मेरी ख्वाहिश को सराहा। अच्छा, कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया इसके ऊपर। ज़बरदस्त। आमिर साहब, मैं चाह रहा था कि अगर आप हमें, और यही वजह है जी जी, आप बात भी मुकम्मल करें साथ आमिर साहब, बिकॉज आप साथ मौजूद हैं, गाड़ियाँ भी साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना कुछ आप गाड़ियाँ में दिखाएं कि यार ये गाड़ी मैंने फलानी जगह से ली थी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मुझे मुश्किल से मिली थी। अच्छा, ये एक्चुअल गाड़ी का मॉडल है, ये बिल्कुल वैसे, अगर ऐसा हमें दिखा भी सकें आप साथ साथ तो। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे अभी एक बुक शेयर कर रहा हूँ। जी जी। दिस वन जो बुक है,
ट्रैवल क्लास 3 में जब मैं प्रमोट हुआ 4 क्लास में, तो मेरे फादर ने मुझे ये गिफ्ट की। अच्छा। और 1977-78 का टाइम है ये, और अभी तक ये बुक मेरे पास है। उस वक्त इसकी प्राइस 24 रुपीज़ थी। अच्छा, तो इसमें है क्या? इसमें आप ये कार से रिलेटेड बुक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें सारी ट्रांसपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर आप इसमें देखना चाहें तो इसमें कार्स भी हैं, इसमें एरोप्लेन्स भी हैं, और इसमें ट्रेन्स भी हैं। स्पेशली दिस वन, ये आपको कार नज़र आ रही है जो, जी। ये क्लास 3 और 4 में मुझे बुक गिफ्ट हुई थी, और जो कि अभी तक अपनी रियल कंडीशन में मेरे पास है। आपने किताब को इतने प्यार से रखा, उसे ख़राब नहीं होने दिया, और इसी तरीके से आपने अपने हर खिलौने को बड़े प्यार से रखा। ये सीखने लायक बात है। जितने पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं वो ज़रूर ये देखें कि बच्चों को ये सिखाना है, या वो बच्चे भी जिनको शौक है किसी भी चीज़ का, तो अपने शौक को इस तरह से संभाल के और मोहब्बत से रखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे वाकई में एक बड़े प्यार से अपनी टॉयज़ को रखते हैं कि ख़राब नहीं होने देते, और कुछ बच्चे होते हैं वो एक बार खेलते हैं और अगले 10 मिनट बाद उन्हें कोई पता नहीं होता कि वो गाड़ी थी किसी ज़माने में, क्योंकि लगता ही नहीं है। ठीक है अशफाक साहब, मतलब जैसे मैंने पहले भी पूछा, माशाल्लाह इतनी गाड़ियाँ आपके पास है हर तरह की, तो यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप की कैफियत, आपका वक्त, आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी अगर इसकी एक हम मालियत का रफली अंदाज़ा लगाएं तो क्या अंदाज़ा हम लगा सकते हैं? आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि वैसे अगर इन कार्स को अगर हम सेल करते हैं तो ऑक्शंस के ऊपर ये सेल होती हैं। अच्छा। और मेरा कोई इरादा इसको सेल करने का नहीं है। फर्स्ट तो मैं आपको ये क्लियर करूं सर, ऑक्शन पे मतलब ये ऐसी गाड़ियां हैं ये कि ये मुश्किल से मिलती हैं, हम ये समझें इसको? जी, एंटीक हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल 100 इयर्स ओल्ड मॉडल्स भी हैं। सबसे पुरानी गाड़ी इस वक्त जो आपके पास मौजूद है मुझे वो दिखाएं, और 2-3 ऐसी गाड़ियां जो कि आप कहते हैं कि वो एंटीक हैं, जरा सर प्लीज वो दिखाएं ताकि हम समझ पाएं कि वो वाकई कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा आपके दिल से करीब है कि वो मौजूद नहीं है कहीं और पर। जी बिल्कुल, 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा। श्योर सर, चलें जी, देखते हैं कौन सी गाड़ी दिखाने लगे हैं हमें आप। अच्छा, ये पैक रखी हुई है आपने, बिल्कुल ख़राब ना हो। सर, ये कितने साल पुरानी है गाड़ी? बिल्कुल, ये 100 इयर्स ओल्ड है जी। 100 मॉडल जो है वो 100 इयर्स ओल्ड मॉडल है। ओके, ये मॉडल जो है ये 100 इयर्स ओल्ड है, लेकिन आप ये कंसिडर नहीं करेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग 100 इयर्स ओल्ड है। मतलब ये गाड़ी 100 ईयर ओल्ड है, लेकिन ज़ाहिर है उसका ये जो डिंकी कार वर्जन है, ज़ाहिर है तो ये आपके पास मौजूद है, और अब ज़ाहिर है ये गाड़ियाँ हमें नज़र नहीं आएंगी क्योंकि वो 100 ईयर ओल्ड है। सर, फेवरेट गाड़ी कौन सी है? कितनी प्यारी है। फेवरेट मुझे मर्सिडीज बेंज के मॉडल्स बहुत पसंद है। अच्छा, ये जो आपके हाथ में, इस बताइए इसकी क्या खासियत है सर, जो आपके हाथ में थी अभी गाड़ी? सर, ये एंटीक कार है एक तो, और 1930s और 40s का टाइम पीरियड है जब ये कार इंट्रोड्यूस की गई। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि घर में आपके बच्चे हैं सर? बच्चे हैं सर घर पे? जी बिल्कुल, उन बच्चों को आप, मेरी बेटियां हैं, और उन बच्चों को खेलने देते हैं या उन बच्चों को डांट पड़ती है कि नहीं छेड़ो? नहीं, उनको खेलने की इजाज़त है, वो बहुत एंजॉय करते हैं मेरे साथ। और कहीं और से आ जाएं बच्चे, थोड़े शरारती वाले बच्चे आ जाएं तो फिर क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं इस रूम को, या नहीं उन बच्चों को खेलने देते हैं? नहीं, अपनी प्रेजेंस में मेरी कोशिश होती है कि ये बच्चे आए और इसको ज़रूर देखें। अच्छा, सिर्फ देखें, खेलें ना? तो कोई बच्चा जिद करे कि मुझे लेकर जानी है गाड़ी, तो देते भी हैं कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ स्पेयर्स मॉडल्स अलग से रखे होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ से उनको वो गिफ्ट कर दूँ। लेकिन ये वाला ना लेकर जाए। ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा सर। प्यार से और कितनी मोहब्बत से रखा है इन्होंने अपने इस शौक को मेंटेन। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद अपने शौक से मुतालिक बता रहे थे। तो वो सब बच्चे या वो पेरेंट्स जिनको इस तरह की चीज़ों का शौक है, मुख्तलिफ चीज़ों का आपको शौक होता है, उसको इतने प्यार इतने मोहब्बत से रखे। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर है कराची से, जहाँ रेंजर्स सिंध ने कार्रवाई करते हुए 2 डकैत गिरफ्तार कर लिए। सिंध रेंजर्स की एक कार्रवाई, सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आमिर मजीद ने हमें ज्वाइन किया। आमिर बताएगा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है, किन नामों से इनकी शनाख्त हुई, कहाँ से इनका ताल्लुक बताया जा रहा है, इब्तदाई तफ्तीश क्या कहती है?
जी बिल्कुल, मैं कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें अरूज पर हैं और तमाम ही शहरी जो है इन वारदातों से परेशान है। इसमें रेंजर्स ने एक कार्रवाई की है जिस CCTV फुटेज की मदद से ये जहां पर 2 मुल्जिमान एक हजाम की दुकान से लूट मार करके फरार हुए थे और जिसने भी वहां पर शहीद थे उनको लूट मार करके फरार हुए थे। अब इस CCTV फुटेज की मदद से रेंजर्स ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है जिनकी शिनाख्त मुस्तफ़ा और इमरान के नाम से ली है। रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिमान ने एतराज किया कि मैं गुज़िश्ता सिर्फ 2 माह में 8 से ज़ायद जो है वो वारदातें की हैं जिनमें इन्होंने शहरियों को उनके माल से जो है महरूम किया है। इसके अलावा रेंजर का ये भी बताना है कि इनमें एक मुलजिम जिसका नाम मुस्तफ़ा है वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और जेल जा चुका है। सवाल ये निशान ये है कि इन मुल्जिमान जो गिरफ्तार हो जाते हैं इन वारदातों में उनके जेल से रिहाई कैसे मुमकिन होती है और वो रिहाई होने के बाद दोबारा जो है वो छीना झपटी में मुलविस हो जाते हैं। और इनके साथियों से मुताल्लिक कुछ बताया गया है आमिर मजीद? जी सॉरी, इनके साथियों से मुताल्लिक, इनके गिरोह के बाकी साथियों से मुताल्लिक कुछ बताया गया है? शुएब, बिल्कुल बताया गया है कि मुनज़्ज़म गिरोह है, 10 रुकनी गिरोह है जिसके ये 2 कारिंदे हैं। इनके कुछ साथी अभी भी जो है वो जेल में मौजूद हैं, लेकिन कुछ साथी जो है वो जेल के बाद हैं। ये वक्तन फवक्तन जेल जाते रहते हैं, जेल से वापस रिहा होकर आते रहते हैं, फिर ये रीग्रुप होते रहते हैं, फिर ये अपनी वारदातें करते रहते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि एक सवालिया निशान है कि ये मुनज़्ज़म गिरोह से ताल्लुक रखने वाले जो डकैत हैं ये गिरफ्तार होते हैं, कोर्ट में भी पेश होते हैं, फिर रिहा भी हो जाते हैं और दोबारा रीग्रुप भी हो जाते हैं। तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनके एक सवालिया निशान है कि कैसी प्रोसिक्यूशन है, कैसी इन्वेस्टिगेशन है जो यानी होना ये चाहिए जो बाकी इनके साथियों सबको गिरफ्तार करना चाहिए, इनका नेटवर्क को तोड़ना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी वारदातें ना। आमिर मजीद, थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, ख़वातीन की बात करते हैं, वो हुनरमंद हों और बरसर रोज़गार भी, ये हदफ है हुकूमत पंजाब का। और रावलपिंडी में कायम सैलून, इसकी जब हम बात करें तो वहाँ लड़कियों को ब्यूटिशियन बनने के तमाम गुर मुफ्त में सिखाए जा रहे हैं। अरहम खान ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक, लेकिन ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं। हुकूमत पंजाब के हुनरमंद प्रोग्राम ने खवातीन की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब लड़कियां न सिर्फ मुफ्त हुनर सीखेंगी बल्कि उन्हें अपना कारोबार जमाने के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। रावलपिंडी में कायम सैलून का डिप्लोमा कोर्स शुरू। पहले मरहले में 50 लड़कियों को दाखिला मिल गया। इन खुश नसीबों को 1500 रुपए माहाना वजीफे के साथ यूनिफॉर्म, बैग्स और दीगर सामान भी मुफ्त फराहम किया जा रहा है। कहती हैं हुनर सीख कर घर वालों को सपोर्ट करेंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कोर्सेज को कर सकते हैं, वरना अगर देखा जाए तो आजकल बहुत महंगे महंगे कोर्सेज कराए जा रहे हैं और हर किसी के बस में नहीं होता कि वो फीस को अफोर्ड कर सके। मुझे शौक था यहाँ पे आने का ताकि मैं इस फील्ड में आके कुछ लर्न कर सकूं और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शुरका हुकूमती इक़दाम को खूब दाद दे रही हैं। हुनर सीख कर आगे बढ़ने का भी भरपूर अज़्म। गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके अलावा हम एज अ प्रोफेशन भी इसको आगे लेके चल सकते हैं। हमें हर चीज़ प्रोवाइड की गई है, हम पढ़ते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे फंड्स भी मिलेंगे, मैं अपना सैलून खोलूंगी इंशाल्लाह। सेंटर में कोरोना SOPs का भी भरपूर ख्याल। सजने संवरने के गुर सिखाने वाली भी दोस्त जैसी। कहती हैं हजारों रुपए मालियत का हुनर मुफ्त में सिखाया जाए तो और भला क्या चाहिए। पहले हमेशा ऐसे होता था कि बस सिखा दिया और अपना अपना खुद सोचें और करें, लेकिन अभी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है कि इनको 1 लाख से 10 लाख तक के फंड्स मिलेंगे जिसमें ये लोग अपना खुद का एक सैलून रन कर सकते हैं। पर मंथ इन्हें कुछ स्टेपन मिलता है जो ये अपने आने जाने के एक्सपेंस वगैरह में खर्च कर लेते हैं। हुनरमंदी का रास्ता ही खुशहाली की मंजिल। हुकूमती सतह पर इस तरह के मजीद प्रोग्राम्स वक्त की जरूरत है। मुफ्त में हुनरमंदी के साथ कारोबार के लिए माली इमदाद सिन्फ नाजू की माशी खुद मुख्तारी की जानिब एक बड़ा कदम भी है और इनकी सलाहियतों का इम्तिहान भी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ अरहम खान, समा, रावलपिंडी। मिलवाएंगे आपको फयाजुल हसन चौहान से, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको अहम खबर देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन रेफरेंस में बड़ी डेवलपमेंट देखी गई है। शरीक मुलजिम सलमान खालिद और फरजाना राजा के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने पर तैयार है। यानी शरीक मुलजिम सलमान खालिद जो है वो फरजाना राजा के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने पर तैयार है। इससे अब इस केस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर अपडेट्स लेंगे। हमें ज्वाइन किया सुहेल रशीद है। सुहेल, आगाह कीजिएगा।
शोएब देखें, ये अहम पेशरफ्त है वो इसलिए कि जो शरीक मुल्ज़म अब वादा मफकुवा बन रहे हैं सलमान खालिद, ये असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया थे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जब फरजाना राजा उसकी सरबराह थी। तो इस पे सारा केस ही नैब का ये था कि जो इश्तिहारात को गैर कानूनी तौर पर जारी किया गया और प्रोग्राम में इश्तिहारात के नाम पर बुनियादी तौर पर अपने मनपसंद लोगों को नवाजा गया। अरबों रुपए के इश्तिहारात जारी करने के नाम पर 4 कंपनियों को ठेके दिए जाते रहे और यूं जो मुस्तहिक लोगों के लिए रखी गई रकम थी उसको बांटा गया अपने मनपसंद लोगों में। इस केस में 15 फरवरी को फर्द जुर्म के लिए फरजाना राजा को अदालत में तलब किया था। उससे पहले सलमान खालिद ने दरखास्त दे दी है वादा मफकुवा बनने की। उनका ये कहना है कि उनके पास मज़ीद मालूमात मौजूद हैं जो वो नैब को बता सकते हैं और उसके बाद ट्रायल बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकता है। उन्होंने ये दरखास्त किया कि चेयरमैन नायब उनका जो माफीनामा है वो कबूल करें और उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड किया जाए इस केस में बतौर गवाह के तौर पर। वो सब कुछ बताने पर तैयार हैं। अब इस दरखास्त का जो जायजा वो पहले डीजी नायब रावलपिंडी लेंगे इरफान मंगी, उसके बाद हतमी मंजूरी इसकी चेयरमैन नायब जस्टिस जावेद इकबाल देंगे। लेकिन ये अहम पेशरफ्त है इस सारे मामले में फर्द जुर्म से पहले। शुक्रिया सुहेल, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। अगर किसी सियासतदान को सलाखों के पीछे करने का मौका मिला तो सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान को करूंगा। मैं नहीं कह रहा, रिलैक्स, जो कह रहे हैं उनकी बात हम करते हैं। सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान साहब ने ऐसा कहा है। पीडीएम पर खूब तनकीद की है और कहते हैं कि अगर जनाब को ऑपोजिशन से किसी एक शख्स को, किसी एक पर्सनालिटी को तहरीक इंसाफ में लाने का ऑप्शन मिला तो वो शख्स होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। शेख रशीद तो काफ़ी खुश हो जाएंगे ना कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लाया जा रहा है। वो वैसे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। खैर, आखिर में फयाजुल हसन चौहान ने गुनगुना कर भी दिखाया। शाहीन शहजादी ने उनका इंटरव्यू किया है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ वज़ीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। उनसे उनके साथ थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ खट्टी मीठी गुफ्तगू, कुछ तीखी, कुछ सियासी। सबसे पहले तो सर आप बताइएगा आपकी तबीयत कैसी है, अब ठीक है? अल्लाह पाक का करम है, पहले से बेहतर है। अच्छा। फाका है पहले से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप वज़ीर जेल खानाजात हैं तो अपनी जेल में सबसे पहले किस सियासतदान को डालना चाहेंगे जिससे आपको, जो आपको एक लम्हे के लिए भी गवारा नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके जरदारी साहब इनको दागे मुफारकत दे गए, बिलावल जरदारी साहब दागे मुफारकत दे गए, नून लीग ने भी झंडी करा दी है। अब ऐन मंझधार के दरमियान आके ये कहते फिर रहे हैं कि ये तुम्हारी तलख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल। सर बड़ा शायराना सा अंदाज है, ऐसे लगता है जैसे आपका भी कहीं दिल टूटा हुआ हो। नहीं, दिल टूटा हुआ नहीं है। खान साहब, अगर आपको ये ऑप्शन देते हैं कि किसी एक बंदे को ऑपोजिशन से अपनी पार्टी में लाया जाए तो आप किसको लाएंगे? तो मैं बिलावल जरदारी को लाऊंगा, बेचारा बच्चा है, मन का कच्चा है। विकेटें भी गिर रही हैं ऑपोजिशन की, अभी तो मुसलसल अभी कहा भी ये जा रहा है कि रोज़ एक विकेट गिरेगी। तो अब आगे कौन कौन सी विकेटें जो हैं आपके ख्याल में गिरने वाली? तो विकेटें तो गिरी हुई हैं, बस मजबूरी है कि अब वो उनके टिकट से जनाब इलेक्टेड हुए हुए हैं। इन हाउस भी कोई तब्दीली का इम्कान है? सुनने में ये आ रहा है कि आपकी अपनी विकेटें भी गिरने वाली हैं। देखो बात ये, जरा सब कढ़ना इन्होंने कढ़ लेना। इन्होंने जनाब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक-ए-इत्तेमाद लाए थे ना, तो ये लाइन में सारे खड़े थे। ये शहबाज शरीफ, ये बिलावल जरदारी, ये शीरी रहमान, ये मौलाना फजलुर रहमान, तो इनकी शक्लें और बूथियाँ है ना बिल्कुल वो शाकिर शुजाबादी के शेर के मज़ाक थी कि साड़ी शक्ला वेख हालात ना पूछ। तो एक दफ़ा फिर ये जनाब ये अटेम्प्ट कर लें। ख़वातीन को थोड़ा अक्सर दिखता है टॉन्ट बहुत करते हैं, ज़रा नापसंद करते हैं, तो ख़वातीन की थोड़ी जो एम्पावरमेंट है उसको आप पसंद नहीं करते? नहीं, किसने कहा आपको जी? अक्सर होता है ऐसा कोई नहीं होता है ना। मतलब ख़वातीन को पसंद करते हैं आप? अब इस सवाल का जवाब इस पे मैं हंस सकता हूँ और कुछ नहीं कह सकता। आजकल के हालात के मुताबिक शायरी आपने सुनाई, कोई गाना भी हो जाए। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। फयाज साहब ने घड़ी देखकर गाना गुनगुनाया कि ज़्यादा नहीं गुनगुनाना, कहीं और जाना है। वैसे हमें भी थोड़ी सी देर के लिए कहीं जाना नहीं है, यहीं रहना है। आप भी कहीं मत जाए, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। कोविड-19 के अपडेट आपको देते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 40 मरीजों की जान ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 11,560 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1,644 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ये केसेस देखकर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ हैं। पाकिस्तान जीत रहा है, कोरोना हार रहा है, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कोविड-19 की पहली जो लहर थी उसमें 6,000 से भी ज़ायद केसेस पर डे पर चले गए थे। कोविड-19 की जो सेकंड लेयर पाकिस्तान में थी उसमें 3,000 तक गए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 1,500, 1,600, 1,700 इस तरह के जो स्टैट्स हैं हमारे सामने आते हैं। हमें इसी तरीके से एहतियात करनी है ताकि जल्द से जल्द हम इस पर काबू पाएँ। यूँ तो आज अच्छी खबर ये भी थी कि वैक्सीन लेने के लिए आज पाकिस्तान का तैयारा जाएगा। बीजिंग और वैक्सीन पाकिस्तान आ जाएगी इस वीकेंड पर और इंशाल्लाह लगना शुरू हो जाएगी। एट द सेम टाइम हमें एहतियात करनी है। एहतियात करेंगे तो ही कोरोना को हम यहाँ से भगा पाएंगे। बिल्कुल। और ये जो दूसरी लहर है इसमें हमने देखा कि लोग जो हैं उनको भी बार बार ये कहा गया कि एहतियात करें। और अच्छी बात यह है कि मुत्तहिद होकर हम सब ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की है और जो कोरोना के वार हैं वो तनज़्ज़ुल का शिकार होते हुए हमें नज़र आए हैं। और इसके साथ ही साथ जितनी आप एहतियात करेंगी उतना आपके लिए बेहतर है, आपके घर वालों के लिए बेहतर है, आपके प्यारों के लिए बेहतर है। 24 घंटे के दौरान के दादोशुमार जो थे वो हमने आपके साथ शेयर किए और एक्टिव केसेस भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन एक्टिव केसेस पे मज़ीद उस तरह से हम काबू पा सकते हैं कि आपने मास्क पहनना है, समाजी फासले का ख्याल रखना है, तमाम तर जो SOPs बताए जाते हैं उन पे अमल करना है। जैसे कि पहले भी शुएब भी जिक्र कर रहे थे कि वैक्सीन जो है उसके पहुंचने की बात हो रही है, तो कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 30 जनवरी को पहुंचने का इम्कान है। चीन की तरफ से 5 लाख वैक्सीन अतिया की गई है, खैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान को दी गई है। वजारत सेहत के मुताबिक चीन से कोरोना वैक्सीन कौमी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान लाई जाएगी और वैक्सीन एयरपोर्ट से ही मुख्तलिफ अस्पतालों में रवाना कर दी जाएगी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ये कह रहे हैं कि वैक्सीन सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। नादरा की मदद से 4 लाख हेल्थ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। फरवरी से पाकिस्तान के पास 3 मुख्तलिफ ज़राए से वैक्सीन आना शुरू हो जाएगी, तो इसका अमल मज़ीद तेज़ हो जाएगा। जब वैक्सीन की हम बात करते हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर रिस्पॉन्ड करता है। तो आज हम इसी की बात इस तरीके से करते हैं कि हम एक्सरसाइज जब करते हैं हमारे मसल्स स्ट्रांग होते हैं। जितना वज़न हम बर्दाश्त करते हैं, जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारे मसल्स उतने डेवलप होते हैं। दिमाग की आज हम बात करते हैं कि दिमाग को आप किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। दिमाग पे जब हम बोझ डालते हैं तो हम तो परेशान हो जाते हैं, हम एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो दिमाग को मजबूत किया जा सकता है कैसे, आज इस पर करेंगे बात, लेकिन पहले आप ये जरा क्लिप देखिए। तो जहन को सेहतमंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहा साबरी ने हमें ज्वाइन किया है। ताहा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हमें मिसाल सुनते आते हैं कि कोयला उसी सूरत में हीरा बनता है जब हालात का मुकाबला कर सके, और कुंदन उसी सूरत में सोना बनता है जब उसे बहुत ज़्यादा जलाया जाता है, तपाया जाता है। जब दबाव आता है इंसान पर तो उसको बर्दाश्त करने के लिए किस तरह की चीज़ें वो करे कि वो दबाव बर्दाश्त कर सके, वो प्रेशर बर्दाश्त कर सके, मुश्किल हालात में अपने आप को पॉजिटिव रख सके। तो देखिए, हम सब हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की टेंशन का मुकाबला कर रहे होते हैं। हम सब के पास ये सलाहियत है, हम सब के पास तरीक़ेकार हैं। बस अब ये थोड़ा ज़रूरी है समझना कि कुछ तरीक़ेकार फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ तरीक़ेकार नुकसानदेह होते हैं। और बाज़ लोग नुकसानदेह तरीक़ेकार अपनाते हैं टेंशन से निमटने के लिए। मसलन जारियत, दूसरों पे गुस्सा निकालना, मंशियात का इस्तेमाल, ख़ुद को अजियत देना, लोगों से अलग सलग हो जाए, तो ये तरीक़ेकार अपनाते हैं। तो ये जो तरीक़ेकार हैं तो ये वक्ती तौर पे शायद आपको सुकून पहुंचा दें, किसी को चीखने से शायद वक्ती तौर पे आप थोड़ा सा बेहतर महसूस करें, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में नुकसानात होते हैं, ज़ाती भी और फिर ताल्लुकात के भी। तो असल चीज़ है कि हमें अपनी टेंशन से निमटने की सलाहियत जो है उसको सेहतमंद तरीक़ेकार अपना के और मजबूत बनाना है। और सेहतमंद तरीक़ेकार क्या होते हैं? मशगलों में मसरूफ़ हो जाना, रूहानियत इबादत के ज़रिए आप कर सकते हैं, किसी से बात करके, कोई अपनी वर्जिश करके। तो आपने बस देखना है कि यार मेरी जो तरीक़ेकार हैं जो मैं अपनाता हूँ टेंशन से निमटने के लिए, उनमें से सेहतमंद कौन से हैं, उनको मैं और ज़्यादा करूँ,
उनमें से नुकसानदेह कौन से हैं उनको मैं कम करूं और उनको सेहतमंद तरीक़ेकार से सब्सटीट्यूट करूं। ज़बरदस्त। यानी कुछ लोग जो टेंशन के बाद स्मोकिंग करते हैं वो ये करें कि स्मोकिंग के बजाय एक्सरसाइज करें तो उससे बेहतरी आएगी। ताहा मुझे ये भी बताइएगा कि जब हम ये बात करते हैं कि रोना चाहिए, वो चाहे मर्द हो या वो औरत हो, रोना चाहिए, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें व्हाट हैपेंड व्हेन वी क्राई। इससे हमारे मसल्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, इससे हमारे ग्लैंड्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, इससे एंजाइम्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, फिर हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो देखिए, जिस तरह जब हमारे हाथ पे चोट लगती है, आपके हाथ पे कट लगा, आपको तकलीफ हुई, तो वो तकलीफ आपको ना खुशगवार तो लगती है लेकिन वो फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ आपको बताती है कि कोई मसला है, उस पर तवज्जो दो, उसको दुरुस्त करो। सही? तो कोई भी तकलीफ हमें अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमारे फ़ायदे के लिए ये तकलीफ हमें दी हुई हैं। उनसे हमें फिर एक तरह से वो एक सिग्नल होता है कि कोई मसला है, उस पर गौर करो। अगर आप गौर नहीं करेंगे तो और मसला और संगीन होता रहेगा, और इन्फेक्शन हो जाएगा, और मसले होंगे। उसी तरह जब हम लोग कोई अंदरूनी तकलीफ से गुजरते हैं तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है रोना, और रोना एक बहुत हेल्दी तरीका है अपने, और चाहे मर्द हो तो एक अपने गम से मुकाबला करने का। बिकॉज रोने से क्या होता है कि आपको रिलीज मिलती है, आपको एक आपके जो क्या कहते हैं जो एहसासात हैं, जो नाखुशगवार एहसासात हैं, उनको आप बाहर निकालते हैं और एक सेहतमंद तरीके से। बिकॉज उसका जो बरअक्स है वो है कि चीखम धाड़ करके निकालना, लोगों को नुकसान करके निकालना। तो ये वो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शोएब, कि ये जो हमारे माशरे में ये जो मसला है ना कि रोना नहीं चाहिए, रोना कमज़ोरी की निशानी नहीं। रोना एक बहादुरी की निशानी है, गुस्सा करना कमज़ोरी की निशानी। अच्छा ताहा, अक्सर अगर हम ये मिसाल ले लें कि एक शख्स मुश्किल में है, दूसरे शख्स के भी वही हालात हैं, दोनों के मामलात मुश्किलात के तौर पे एक जैसे हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो बात शेयर कर लेता है, दूसरा शख्स बात अपने अंदर दबा लेता है। इन दोनों में बेहतर कौन है, जो शेयर करता है, ये जो सिर्फ अपने अंदर बात रखता है? बिल्कुल। तो देखिए, हमें ये पता है कि बात अंदर दबाने से मसला बढ़ता है और फिर उसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल शुरू होते हैं। तो ऑफ कोर्स इजहार करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग क्यों नहीं इजहार करते, ये अहम सवाल है। लोग इजहार करने से क्यों डरते हैं? क्या उसकी वजह ये लोग ये सोच रखते हैं कि अगर मैंने बता दिया कि मैं परेशानी में हूं तो शायद इससे ये शो है कि मैं कमजोर हूं, या फिर लोग मेरी परेशानी का इश्तिहार लगाना शुरू कर दें। ये वजह है ताहा। ये एक तरह से समझ लें एक मीडिएटर है। जो असल वजह है वो ये है कि उनका कोई तजर्बा हुआ होता है जिसमें उन्होंने किसी से अपना दिल खोला होता है और उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला होता जिससे वो इंकरेज हो। या तो उनको चुप करा दिया गया होता है, या बोल दिया गया तुम कमज़ोर हो, या फिर रोना बंद करो, या फिर तो छोटी सी चीज़ है। तो उसकी वजह से फिर जिस तरह आप लोगों ने बताया, ये कैफियत अंदर पैदा हो जाती है। उनको डर लगता है यार लोग क्या कहेंगे। ये जुमला जो है ये लोगों को रोकता है सही ओपन अप से। ठीक। ताहा, जब हम एज पेरेंट्स सोचें इस सोसाइटी को देखते हुए कि क्या हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आपने मुश्किल हालात में रिस्पॉन्ड कैसे करना है। हम ये तो बता रहे हैं कि आपने अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। हम अगर फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें या किसी स्पोर्ट्स की बात करें तो हम उन्हें बिल्कुल लेकर जा रहे हैं कि चलो आप ये सीखो, आप ये कर लो, वो कर लो। लेकिन इमोशनली रोबस्ट होना उस बच्चे का ये ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या एज पेरेंट्स इन पाकिस्तान हम तवज्जो दे रहे हैं बच्चों पर इस ज़मन में? देखिए, इंडिविजुअली तो ऑफ कोर्स मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो हम नोटिस कर रहे हैं कि अब हमारी लाइव्स भी इतनी फास्ट हो गई। पहले लेट्स से कि जो एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी होता था तो उसमें माँ बाप थोड़े से मसरूफ होते थे, लेकिन फिर बुजुर्ग वो तरबियत देते थे। राइट, ये लाइफ स्किल्स होती हैं, ये लाइफ स्किल्स पास डाउन होती हैं, ये तरबियत होती है, ये अखलाकियात होते हैं। तो वो पास डाउन होते हैं थ्रू जनरेशंस, और यूजुअली जो बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पास डाउन करें। लेकिन अब क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिलीज अब डेवलप हो गई हैं, जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो रही हैं, तो और माँ बाप के पास ये वक्त नहीं है, और स्कूल्स में ये नहीं सिखाया जा रहा। स्कूल्स में तो सिर्फ उनको ऑक्यूपेशनल स्किल्स दी जा रही हैं, लाइफ स्किल्स नहीं दी जा रही। तो और जो मजहब से जो भी आते थे, जो तसव्वुफ से आते थे, तो वो भी अब उस पर भी फोकस नहीं रहा। राइट, सो इन सब चीज़ों की वजह से अब जो बच्चे आ रहे हैं और जो आगे बढ़े तो देर लैक दो स्किल्स कि उनकी रेजिलियंस डिक्रीज हो रही है, टेंशन से निपटने की कुव्वत
में कमी आ रही है और अच्छा, उसकी वजह से ज़हनी बिल्कुल आपसे ये चीज़ पूछने वाली थी कि चले बड़ों को तो हम कहते हैं कि मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे तो बेहतर तरीके से आगे जाके चीज़ों को फेस कर सकेंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, या अगर हम ये कह लें कि जो बच्चे घर में माँ बाप से चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, उनका तो छोटा सा दिमाग है, उस पर तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया, ये तो उनकी सेहत पे भी असर करेगा, उनके लिए क्या कहेंगे आप? आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की है कि जो ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चे उस तरह से महसूस नहीं करते, सोचते नहीं हैं, उनको जो करना है कर दो, वो भूल जाएंगे, और दैट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट उस एज पे आपका जो दिमाग है वो डेवलप भी हो रहा होता है, तो दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि ज़्यादातर जो ज़हनी मसाइल है वो शुरू होते हैं 20 साल से 30 साल की उम्र पे, और वो पैदा हो रहे होते हैं जो पहले 20 साल ऑफ लाइफ है, सही? तो जो पहले 20 ये जो हमारी डेवलपमेंट होती है, तो इसमें आपने बिल्कुल सही बोला कि एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि अब सबके माँ बाप के पास वक्त नहीं है, तो इट विल बी अनफेयर कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि माँ बाप ही ये कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि काफ़ी बच्चों को वो नहीं मिलेगा, वो सलाहियतें नहीं उनको मिल पाएंगी घर पे। तो अब हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम्स में इसको इंटीग्रेट करना, ताकि स्कूल में बच्चे ये सीख पाएं। बिल्कुल ठीक बात है, और ताकि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, बनिस्बत के कुछ बच्चे आगे निकल जाएं क्योंकि उनको वो सपोर्ट की गई थी, सही, बच्चे पीछे रहे। बिल्कुल ठीक। ताहा, क्या ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन है आपकी कि ये जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी है ये क्लास स्पेसिफिक है, कि अपर क्लास को है और लोअर मिडिल क्लास को, या मिडिल क्लास को, या जो पुअर पर्सन्स हैं उनको नहीं है, वो सोचते ही नहीं है इस तरह से, और या वो इतने मुश्किल हालात से गुजरते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, दे कैन इजी ओवरकम दैट? देखिए, मेरा जो तजुर्बा है वो ये बताता है कि क्योंकि अगर हम डिप्रेशन एंजाइटी की बात करें तो हमें खुशी की बात करनी भी पड़ती है, बिकॉज उसका बरक्स है खुशी, एक खुशगवार जिंदगी। तो खुशगवार जिंदगी का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है, क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है आपकी रवैयों से, आपके अंदरूनी मिजाज से, और आपके ताल्लुकात की मयार से। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके पास मटीरियली पैसा वैसा नहीं है, लेकिन उनके पास रूहानी तौर पे बहुत अमीर हैं, इन द सेंस को उनको रूहानी तौर पे नहीं। मैं शायद सवाल सही से पुट नहीं कर सका, मैं दोबारा से आपसे सवाल करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ डिप्रेशन एंजाइटी नो क्लास। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल जो शख्स जिसने बचपन से मुश्किल हालात देखे हैं, तो वो उतना ही मजबूत भी है, वो उतना ही चीज़ों को लेकर ज़्यादा आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है, वो चैलेंज कबूल करता है बनिस्बत उसके जिसको बचपन से जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई है, रुपए पैसे की कमी नहीं रही, हर ख्वाहिश पूरी होती गई, जो चीज़ जो मुंह से मांगा वो मिलता गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता कि जब ज़रा से भी कोई परेशानी आती है वो हाथ पैर छोड़कर बैठ जाता है। इज इट द केस, ऐसा होता है? तो देखिए, हमारी ख्वाहिशात सिर्फ मटीरियल नहीं होती, फाइनेंशियल नहीं होती हैं, लव एंड अफेक्शन, एक्सेप्टेंस, एतमाद, ये सब चीज़ें अहम होती हैं। सो जिसके पास लेट्स से अगर कोई आप ऐसे देखें जिसके पास पैसा वैसा सब कुछ है, लेकिन क्योंकि माँ बाप थे ही नहीं तो उनको वो लव अफेक्शन और वो चीज़ें नहीं मिली, उनके भी हालात ख़राब। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके सही है, उनके पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन उनके घर में जो एनवायरनमेंट था बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो तो उसकी वजह से वो मजबूत रहे। तो एट द एंड मटीरियल नीड्स से ये नहीं होता, ये होता है हमारी इमोशनल नीड्स पूरे होने से, हमारे जो। लेकिन सॉरी ताहा, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, मुझे ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं इमोशंस से ये चीज़ जुड़ी होती है, कुछ जो हमारा निचला तबका है जब उनके पास ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसा नहीं होता तो डिप्रेशन में तो वो भी मुब्तला हो जाते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड तक करने का सोच लेते हैं कि शायद जो ज़रूरियात हैं, जो सहूलतें हैं वो एक तबके के लिए हैं, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, मैंने रहना तो ज़ीरो पे ही है, या मैंने एक पे आ जाना, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। ये भी तो चीज़ें लोगों में डिप्रेशन, सुसाइड की तरफ जाना ये है, और ये हकीकत इस तरह से है कि ये चीज़ें, ये वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं। इस पे एक रिसर्च भी हुई है, उसमें ये दिखाया है कि अप टू अ सर्टेन अमाउंट आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से कनेक्टेड है। बिल्कुल सही, जो वो है मतलब अप टू अ सर्टेन अमाउंट, विच मतलब अमेरिका में $70,000 था उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, हमारा आई थिंक उससे मतलब ऑफ कोर्स कम होगा, बट लेट्स से लोअर मिडिल क्लास तक या फिर उस तरह करके अप टू लाइक, तो एक सर्टेन अमाउंट तक आपकी जो ज़हनी सेहत है वो आपके माशी सिचुएशन से जुड़ी हुई है। वो तो है कि अगर ऑफ कोर्स आप बिल्कुल पॉवर्टी में रह रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट इज वो बहुत बड़ा एक सदमा है, राइट, बिकॉज आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। बट आफ्टर दैट लिमिट, अगर उस लिमिट के बाद
मनी हैज नथिंग टू डू विद आपकी उसमें फिर इमोशंस और फैमिली का माहौल आ जाता है, उसमें ताल्लुकात आ जाते हैं। बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया इसको। ताहा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इस पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड। दुआ कीजिए कि वैक्सीन जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करें इस वीकेंड में वैक्सीन को। अपना ख्याल बहुत रखें, बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। सैटरडे एंड संडे भी सब टाइम पर उठें और नया दिन देखिए, नहीं बेस्ट ऑफ नया दिन। बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।